ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 71 सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करना। क्या संप्रदाय गुरु वापस आ गया है? आंगन में गूहित दोपहर की चाय का आनंद ले रहा था जब उसने जियाओ यीजियान के शब्दों को सुना, जो आश्चर्यचकित भाव दिखा रहा था। वह अगले 2 दिनों में जाने की योजना बना रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि यून इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। अगर ये 2 दिन बाद होता तो वे एक दूसरे को याद कर सकते थे। हालांकि शुरुआती आश्चर्य के बाद गूहे के चेहरे पर खुशी का एक संकेत दिखाई दिया। अगर यून वापस आ गया था तो इसका मतलब था कि सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां तैयार होनी चाहिए। इसलिए उसने थोड़ी देर और रुकने का फैसला किया। आखिरकार जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेहतर ताकत के साथ, भले ही स्वर्गीय ज्वाला रानी मेडुसा द्वारा ले ली गई हो, गूहे को विश्वास था कि वह इसे वापस पा सकता है। जियाओ यीजियान ने चायदानी में थोड़ा गर्म पानी डाला और गूहे के कप को फिर से भर दिया। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, जब शिष्य वापस आया तो संप्रदाय के गुरु सीनियर सिस्टर यानरान के साथ थे। गूहे ने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और संतुष्ट भाव प्रकट किया। लड़की, कीमिया में तुम्हारी हाल की प्रगति कैसी है? गूहे ने जियाओ यीजियान की ओर देखा और पूछा। जियाओ यीजियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुरु, आपका शिष्य अब दूसरे दर्जे के अमृत को परिष्कृत कर सकता है। गूहे ने स्वीकृति में सिर हिलाया। छठी कक्षा के कीमियागर की विरासत के साथ जियाओ यीजियान को छठी कक्षा के कीमियागर स्तर तक पहुंचने से पहले शायद ही किसी अड़चन का सामना करना पड़े। सिर्फ 1 महीने में दूसरे दर्जे के कीमियागर तक पहुंचना एक ऐसी गति थी जिसे अविश्वसनीय माना जाएगा। गूहे ने मेज पर अपना हाथ लहराया और दर्जनों ज़ेड बोतलें दिखाई दीं। ये ज़ेड स्किन पाउडर हैं जिनकी आपको अगले महीने ज़रूरत होगी। आपको हर दिन अपने शरीर को तरोताज़ा करने की ज़रूरत है। गूहे ने मेज़ पर रखी ज़ेड की बोतलों की ओर इशारा करते हुए कहा। मेज़ पर घनी तरह से भरी ज़ेड की बोतलों को देखकर जियाओ यीजियान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने कुछ सोचा और आश्चर्य से पूछा, गुरु, क्या आप जाने वाले हैं? गूहे ने सिर हिलाया। संप्रदाय के गुरु द्वारा सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने के बाद मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना है। जब मैं आसपास नहीं रहूंगा तो आपको अपनी साधना में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि जियाओ यीजियान को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। गुरु, आपका शिष्य निश्चित रूप से दैनिक साधना में लगा रहेगा। ऐसा कहने के बाद जियाओ यीजियान ने हाथ बढ़ाया और मेज पर रखी ज़ेड की बोतलों को अपने स्थानिक वलय में इकट्ठा किया। फिर जियाओ यीजियान ने कुछ सोचा और अपने दिमाग को हिलाया। आयरनविंग जायंट ईगल एग को बाहर निकाला। गुरुजी, मेरा आयरनविंग जायंट ईगल फूटने वाला है। अपने हाथ में जानवर का अंडा पकड़े हुए जियाओ यीजियान ने कुछ प्रत्याशा के साथ इसे गूहे को सौंप दिया। ओह, ये सुनकर गूहे जानवर के अंडे पर सूक्ष्म दरारें देखकर कुछ हद तक हैरान हो गया। यह इतनी जल्दी फूटने वाला है? अंदर से वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भर रहा था। 5वीं रैंक के जादुई जानवर और 8वीं रैंक के जादुई जानवर के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। उसके लिटिल गोल्ड को फूटने में 10 से अधिक 5वीं रैंक के जादुई कोर लगे। फिर भी इस आयरनविंग जायंट ईगल ने केवल 3 5वीं रैंक के जादुई कोर के साथ फूटना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि आयरनविंग जायंट ईगल 1 या 2 दिनों में फूट जाएगा। गूहे ने उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे जियाओ यीजियान से कहा। इन शब्दों पर जियाओ यीजियान के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान दिखाई दी, जो आयरनविंग जायंट ईगल के फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कांव। ठीक उसी समय एक तीखी आवाज के साथ एक सुनहरी रोशनी अचानक मेज पर चमक उठी। सुनहरी रोशनी फैल गई और एक छोटा सुनहरा पक्षी दिखाई दिया। जियाओ यीजियान सुनहरी रोशनी के अचानक प्रकट होने से चौंक गई। हालांकि मेज पर सुनहरे पक्षी को देखकर उसके चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। कितना सुंदर छोटा पक्षी है! ये कहते हुए उसने अवचेतन रूप से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सुनहरा पक्षी चमकता हुआ सीधे गूहे के कंधे पर कूद गया। जियाओ यीजियान उसे छू नहीं पाए और उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। फिर उसने गूहे को उत्सुकता से देखा। शिक्षक, क्या ये सुनहरा पक्षी आपका पालतू है? गूहे ने अपने कंधे पर लिटिल गोल्ड को देखा और सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। वास्तव में इसका नाम लिटिल गोल्ड है। ये सुनकर जियाओ यीजियान ने लिटिल गोल्ड के शरीर को ढंकने वाले सुनहरे पंखों को देखते हुए महसूस किया कि यह नाम काफी उपयुक्त है। जिज्ञासु नज़र से जियाओ यीजियान ने पूछा, गुरु, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह इच्छुक है या नहीं। ये सुनकर जियाओ यीजियान ने कुछ उम्मीद के साथ लिटिल गोल्ड को देखा। हालांकि गूहे के कंधे पर गर्व से खड़े लिटिल गोल्ड ने जियाओ यीजियान की ओर देखा भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसे दूसरों द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं है।
ये देखकर जियो यी जियान को कुछ निराशा हुई और उसने अपने हाथ में जानवर के अंडे को देखा। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं छूऊं तो मत छुओ। जब मेरा आयरनविंग जायंट ईगल निकलेगा तो यह निश्चित रूप से सुंदर भी होगा। जियो यी जियान ने असंतुष्ट होकर कहा। इस समय गूहे के कंधे पर खड़ी लिटिल गोल्ड अचानक बोली, मास्टर, मुझे भूख लगी है। लिटिल गोल्ड को देखते ही जियो यी जियान की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। गुरु, ये बोल सकता है। गूहे को भी उम्मीद नहीं थी कि लिटिल गोल्ड अचानक बोल देगा। हैरान जियो यी जियान को देखते हुए उसने कुछ लाचारी के साथ समझाया, लिटिल गोल्ड आम जादुई जानवरों से अलग है, स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान, यह अंडे से निकलते ही बोल सकता है। बोलने के बाद गूहे ने लिटिल गोल्ड को कुछ हद तक असहाय रूप से देखा और लापरवाही से अपनी स्थानिक अंगूठी से एक चौथी श्रेणी का अमृत निकाला और उसे लिटिल गोल्ड की ओर फेंक दिया। लिटिल गोल्ड एक सुनहरी रोशनी में बदल गया, तुरंत अमृत को अपने मुंह में पकड़ लिया और फिर उसे निगल लिया। ये दृश्य देखकर गूहे आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। लिटिल गोल्ड की भूख के साथ एक बार में चौथी श्रेणी का अमृत खाना आम लोगों के लिए शायद उसे पालना संभव नहीं था। हालांकि गूहे कुछ हद तक भाग्यशाली था। जब तक लिटिल गोल्ड लड़ाई में शामिल नहीं होता तब तक वह कई दिनों तक बिना खाए रह सकता था। जियाओ यी जियान ने लिटिल गोल्ड को देखा, जो अमृत खाने के बाद एक झटके में गायब हो गई। उसकी आंखों में निराशा के निशान थे। जियाओ यी जियान के चेहरे पर निराशा देखकर गूहे उसे सांत्वना देने से खुद को रोक नहीं सका। अगर तुम इसके करीब जाना चाहती हो तो कीमिया का अध्ययन करने में कड़ी मेहनत करो। इस लड़के को अमृत खाना सबसे ज्यादा पसंद है। जब समय आएगा, अगर तुम इसे अमृत से लुभाओगे तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। ये सुनकर जियाओ यी जियान की खूबसूरत आंखों में प्रत्याशा का एक संकेत दिखाई दिया। जब समय आएगा और यह मेरा अमृत खाएगा तो मैं इसे जमकर छूऊंगा। लिटिल गोल्ड के अहंकारी रवैये के बारे में सोचकर जियाओ यी जियान को थोड़ा नाखुशी महसूस हुई। फिर जियाओ यी जियान ने अपने हाथ में जानवर के अंडे को देखा, जो प्रत्याशा से भरा हुआ था। नन्हे, जल्दी से बाहर आओ। तुम्हारा मालिक तुम्हें छूने की इच्छा से खुद को रोक नहीं सकता। आयरनविंग जायंट ईगल के अंडे से निकलने की कल्पना करते हुए जियाओ यी जियान के होठों पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई। फिर उसने कुछ सोचा और गूहे की ओर देखा। शिक्षक, क्या आप इसका नाम रखने में मेरी मदद कर सकते हैं? जियाओ यी जियान ने अपने हाथ में नीले जानवर के अंडे की ओर इशारा किया और गूहे से पूछा, मुझे इसका नाम रखने दो। ये सुनकर गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो चीजों का नाम रख सकता था? खैर, जियाओ यी जियान को प्रत्याशा से देखते हुए गूहे सीधे मना नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सहमत हो गया। तो मैं इसका नाम रखूंगा। जियाओ यी जियान ने उम्मीद से सिर हिलाया। एक पल के चिंतन के बाद गूहे ने जियाओ यी जियान को देखा और कहा, इसे लिटिल आयरन कहना कैसा रहेगा? तुम क्या सोचती हो? ये सुनकर जियो यी जियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अगले दिन, जैसा कि गूहे ने उम्मीद की थी, सुबह सुबह यूं नालन यानरान को आंगन में ले आए। संप्रदाय की नेता 1 महीने से ज्यादा समय से दूर है। अब जब वह वापस आ गई है तो उसे जरूर कुछ हासिल हुआ होगा। गूहे ने अपनी हमेशा की तरह खूबसूरत मुस्कान बिखेरी। इस बार के लाभों के बारे में सोचते हुए यून भी मुस्कुराया। बड़े गूहे, मैंने सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने के लिए जरूरी सभी औषधीय तत्व इकट्ठा कर लिए हैं, ठीक 2 सेट। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन गूहे ये सुनकर खुश हुए बिना नहीं रह सका। उसने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया। यून इंतजार नहीं कर सका और पूछा, बड़े गूहे, आप सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करना कब शुरू कर सकते हैं? गूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से ही तैयार हूं। अब जबकि औषधीय तत्व तैयार हैं, हम आज सम्राट की सर्वोच्च गोली बनाना शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, झिझकते हुए, बड़े गूहे, क्या आपको पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है? सम्राट की सर्वोच्च गोली एक शीर्ष श्रेणी की 6ठी रैंक की गोली थी। यहां तक कि कुछ 6ठी रैंक के कीमियागर भी इसे आसानी से परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि विफलता दर बहुत अधिक थी। हालांकि गूहे ने पहले कहा था कि उनके पास सफलता की 50% गारंटी है, यून अभी भी चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या होगा अगर यह विफल हो जाए? औषधीय अवयवों के इन 2 सेटों को इकट्ठा करने में उसे बहुत प्रयास और एहसान खर्च करने पड़े। अगर यह इस बार विफल हो जाता है तो कम समय में फिर से सामग्री इकट्ठा करना असंभव होगा। इसलिए यून थोड़ा घबरा गई। वास्तव में कीमिया की दुनिया में इस तरह की स्थिति बहुत सामान्य है। चिकित्सा के साधक इस बात को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं कि गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जा सकता है या नहीं, कीमियागरों से ज्यादा खुद को। अगर कोई कीमियागर विफल हो जाता है तो ये सिर्फ प्रतिष्ठा का नुकसान है, लेकिन साधकों के लिए जो खो जाता है वह है कड़ी मेहनत से जुटाई गई औषधीय सामग्री, जो शायद कठिनाइयों और बलिदानों के माध्यम से एकत्र की गई हो।
इस समय युन की मानसिकता ऐसी थी, और गूहे स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वह किस बारे में चिंतित थी। उसने ऐसी परिस्थितियां कई बार देखी थीं। हालांकि अतीत में गूहे वास्तव में छठी रैंक की गोली को परिष्कृत करने से पहले सावधानीपूर्वक तैयारी करने के लिए कुछ दिन लेता था, खुद को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समायोजित करता था। आखिरकार अगर कीमिया विफल हो जाती तो इसका कीमिया राजा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता। हालांकि अब गूहे को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। अपने दायरे का तो जिक्र ही न करें, जो पहले से ही 7वें रैंक के कीमियागर के स्तर पर पहुंच चुका था। ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन और अपनी खुद की दिव्य अग्नि की सहायता से गोली को परिष्कृत करने की सफलता दर बहुत बढ़ गई थी। इन सभी कारकों के साथ गूहे को विश्वास था कि उसके पास सम्राट की सर्वोच्च गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की 80% से अधिक संभावना थी। इसलिए युन की संदेहपूर्ण निगाहों के सामने गूहे ने अपने चेहरे पर अद्वितीय आत्मविश्वास दिखाते हुए अपना सिर हिलाया। संप्रदाय के नेता एल्डर गूहे को लंबे समय से भरोसा है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो संप्रदाय के नेता को आज सम्राट की सर्वोच्च गोली मिलनी चाहिए। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा एक अलग तरह के आकर्षण से भरा होता है। अपने सामने आत्मविश्वासी गूहे को देखकर युन के दिल में एक अजीब विचार कौंध गया और उसने अनजाने में उस पर विश्वास करना चुना। युन को आत्मविश्वासी गूहे को देखते हुए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने औषधीय सामग्री वाली भंडारण अंगूठी गूहे को सौंप दी और मुस्कुराई, चूंकि एल्डर गूहे इतने आश्वस्त हैं तो मैं एल्डर गूहे से खुशखबरी का यहाँ इंतजार करूंगी। गूहे मुस्कुराया, यदि संप्रदाय के नेता असहज हैं तो आप इस मंडप में प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये सुनकर युन ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है। गूहे थोड़ा मुस्कुराया, मुड़ा और जियाओ जियान से चिल्लाया, जो अभी अभी घर से बाहर निकला था, शिष्य, संप्रदाय के नेता के लिए चाय परोसो। उसके बाद गूहे मुड़ा और कीमिया कक्ष की ओर चला गया। अध्याय 72, गोली बनने पर एक विसंगति प्रकट होती है। कीमिया कक्ष में गूहे ने भंडारण रिंग से सभी औषधीय सामग्री निकाली और उन्हें एक एक करके मेज पर व्यवस्थित किया। उसकी नज़र धीरे धीरे उसके सामने रखे दर्जन भर बर्फीले सफ़ेद जेड बक्सों पर पड़ी। गूहे ने अपने दिल के उतार चढ़ाव को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। उसने अपनी उंगली हिलाई और बड़ी ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन पतली हवा से प्रकट हुई। ये भारी रूप से नीचे उतरी, जिससे एक धीमी ड्रैगन दहाड़ निकली। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गूहे के दिमाग में सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने की विधि और ध्यान देने योग्य विभिन्न बिंदु कौंध गए। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली आंखों में बैंगनी लपटें उठ रही थीं। पफ, हल्की सी आवाज के साथ गूहे से बैंगनी रंग की लौ की एक किरण निकली और फिर अपनी उंगलियों के एक झटके से लौ एक धारा में बदल गई, जो बिजली की तरह तेजी से दवा के बर्तन में घुस गई। जैसे ही लौ बर्तन में घुसी, छोटा शरीर तेजी से फैल गया। कुछ ही पलों में छोटी सी लौ एक प्रचंड आग में बदल गई, जो बर्तन के अंदर बेतहाशा जल रही थी। जैसे ही बैंगनी लपटें उठीं, ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन की सतह पर ड्रैगन पैटर्न जीवंत हो गया, जो चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। जब बर्तन के अंदर का तापमान एक स्थिर स्तर पर पहुंच गया तो गूहे ने तापमान को बढ़ाने के लिए खुद से ही इसे तैयार किया। एक अलग तरह की लौ से संघनित इस दिव्य अग्नि में एक अनोखा गुण था। ये तेजी से बहकर बाहर आ गई, जिससे आक्रमणकारी ठंड बाहर निकल गई। एक हल्के से उछाल के साथ हॉट ऑफ आइस ऑर्किड को बर्तन में सटीक रूप से फेंक दिया गया। सारग्नि उमड़ पड़ी, उसे निगलते हुए मानो वह कोई भयंकर जानवर हो जो अपना मुंह चौड़ा करके फैला हुआ हो। जलती हुई लपटों का सामना करते हुए हॉट ऑफ आइस ऑर्किड निष्क्रिय नहीं बैठा। इसके बजाय उसने लगातार घने ठंडे धुंध का उत्सर्जन किया, जो उच्च तापमान के क्षरण का विरोध करने का प्रयास कर रहा था। धुंध और पन्ना हरे रंग की लपटें एक दूसरे को नष्ट कर रही थीं। फुफकारने की आवाज के साथ जंक्शन पर एक हल्की सफ़ेद धुंध भी दिखाई दी। ये हॉट ऑफ आइस ऑर्किड अनगिनत वर्षों से संचित संघनित अत्यधिक ठंडी ऊर्जा पर निर्भर था, वास्तव में थोड़े समय के लिए गूहे की सारग्नि के साथ टकराव का सामना करने में सक्षम था। वास्तव में यह एक बेहद ठंडी वस्तु है। ये वास्तव में इतने लंबे समय तक मेरी सारग्नि का विरोध कर सकती है। कड़ाही में ये दृश्य देखकर गूहे ने विस्मय में कहा, फिर उसका दिमाग हिल गया। अचानक कड़ाही के अंदर का तापमान आसमान छूने लगा। जैसे जैसे जलती हुई लपटों से तापमान बढ़ता गया, हॉट ऑफ आइस ऑर्किड आखिरकार टिक नहीं सका। क्रिस्टल जैसी चीज की सतह पिघलने के संकेत दिखाने लगी। ये दृश्य देखकर गूहे ने भी राहत की सांस ली। ये भी एक अलग तरह की लौ से संघनित होने वाली उनकी सारग्नि के कारण था। यदि यह एक साधारण लौ होती तो इस हॉट ऑफ आइस ऑर्किड को परिष्कृत करने में शायद कम से कम 1 या 2 दिन लगते। उस स्थिति में न केवल इसमें समय लगता बल्कि क्यूई की खपत भी बहुत अधिक होती। सारग्नि वास्तव में कीमियागरों के लिए एक वास्तविक दिव्य हथियार से कम नहीं है। शोधन में लगभग 1 घंटा लगा। मजबूत हॉट ऑफ आइस ऑर्किड अंततः बर्फ सफ़ेद चिपचिपे तरल में पूरी तरह से बदल गया।
जैसे जैसे तरल बहता गया, इसने एक अत्यंत समृद्ध और शुद्ध ऊर्जा उत्सर्जित की। शोधन पूरा होने के बाद गुहे ने इसे तड़का लगाने में एक और आधा घंटा बिताया। बिना आराम किए उसने अपना हाथ हिलाया, एक बार फिर एक और समान रूप से जिद्दी औषधीय घटक को कड़ाही में फेंक दिया। बंद कीमिया कक्ष में समय धीरे धीरे बीतता गया। गुहे के सामने रखी गई औषधीय सामग्री धीरे धीरे कम होती गई और सुगंधों का एक समृद्ध मिश्रण गुप्त कक्ष में धुंध की तरह छा गया। जैसे जैसे औषधीय सामग्री का शोधन आगे बढ़ा, गुहे की अभिव्यक्ति अंततः कुछ गंभीर हो गई। वह जानता था कि निर्णायक क्षण निकट आ रहा था। हालांकि गुहे आश्वस्त था, लेकिन वह सम्राट की सर्वोच्च गोली जिसे वह परिष्कृत करने वाला था, वह अब तक व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई सबसे उच्च श्रेणी की गोली थी। उसे इसे बहुत सावधानी से संभालना था। सम्राट की सर्वोच्च गोली को 6 श्रेणी की गोलियों में भी शीर्ष स्तरीय गोलियों में से एक माना जा सकता है। एक डू सम्राट के लिए इस तरह की गोली में एक अनूठा प्रलोभन था। बेशक सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री अत्यंत दुर्लभ थी। अगर यून यून की यूनलैंड संप्रदाय की संप्रदाय गुरु के रूप में स्थिति और उसके पर्याप्त धन और कनेक्शन नहीं होते तो इन सामग्रियों को इकट्ठा करना चुनौतीपूर्ण होता। यहाँ तक कि अन्य व्यक्तियों के लिए, भले ही वे डू सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हों, इन औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा करने में शायद 1 या 2 साल लगेंगे। इसके अलावा सम्राट की सर्वोच्च गोली का शोधन अत्यंत कठिन था। यहाँ तक कि एक साधारण छठी कक्षा के कीमियागर की सफलता दर 10 में से केवल 3 से 4 होगी। गुहे के वर्तमान कीमिया कौशल में छठी कक्षा की गोलियों को परिष्कृत करने में कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं थी, लेकिन सम्राट की सर्वोच्च गोली कोई साधारण गोली नहीं थी। यहाँ तक कि उसके लिए भी सफलता दर 60% से अधिक नहीं हो सकती थी। एसेंस फायर और ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन की सहायता से सफलता दर को 80% से अधिक तक बढ़ाया जा सकता था। गुहे सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने की कठिनाई से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने कड़ाही के अंदर की हरकतों को ध्यान से देखा। एक निश्चित क्षण में उसने कड़ाही में शुद्ध औषधीय तरल पदार्थों को बलपूर्वक दबाया। इस क्षण गुहे ने अपनी आत्माशक्ति को लगभग कड़ाही में घुसा दिया और इसके अंदर की कोई भी हलचल उसे पहली बार में ही महसूस हो सकती थी। उसके गहन ध्यान में कड़ाही में मौजूद कई शुद्ध तरल औषधियां धीरे धीरे घुलने लगीं। सौभाग्य से इस चरण में कोई गलती नहीं हुई। जैसे जैसे तरल पदार्थ घुलते गए, कड़ाही में मुट्ठी के आधे आकार का एक रंगीन तरल द्रव्य दिखाई दिया। आखिरकार सफलतापूर्वक संघनित हो चुके तरल द्रव्य को देखते हुए गुहे ने आखिरकार अपने दिल पर पड़े भारी बोझ को हल्का किया। सबसे कठिन चरण पूरे हो चुके थे। इसके बाद जब तक वह सही तापमान बनाए रखता है और इस तरल द्रव्य को सावधानी से पोषित करता है, सम्राट की सर्वोच्च गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत माना जाना चाहिए। शांत प्रांगण में युन युन और नालन यानरान मंडप में चुपचाप बैठे थे। समय समय पर वे अलग अलग भावों के साथ कीमिया कक्ष की दिशा में देखते थे। शिक्षक, क्या आपको लगता है कि वरिष्ठ गुहे सफल होंगे? नालन यानरान युन युन से पूछे बिना नहीं रह सकी। युन युन ने जवाब में धीरे से अपना सिर हिलाया। वह भी अनिश्चित थी। मास्टर, सीनियर सिस्टर यानरान, चिंता मत करो। कीमिया में समय लगता है और चिंतित होने से कोई फायदा नहीं होगा, जियो यिक्सियन ने उन्हें दिलासा दिया। उसने चायदानी उठाए और दोनों के लिए कप में गर्म चाय डाली, फिर लापरवाही से कीमिया कक्ष की ओर देखा और कहा, चून की शिक्षक इतने आश्वस्त हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से सफल होंगे। ये सुनकर युन युन ने आश्चर्य से जियो यिक्सियन को देखा। उसने चुपके से इस लड़की की उसके शांत स्वभाव के लिए प्रशंसा की। कल नालन यानरान ने जो उससे कहा था उसके बारे में सोचते हुए युन युन आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। इस लड़की में न केवल अद्भुत प्रतिभा है, बल्कि चरित्र में भी वह दूसरों से आगे है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है। उसने अपने बगल में कुछ अधीर नालन यानरान को देखा और अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। छोटे डॉक्टर की तुलना में यानरान वास्तव में थोड़ी कमज़ोर थी। वास्तव में नहीं पता कि सीनियर गुहे ने ऐसे उत्कृष्ट शिष्य को कैसे तैयार किया। इस समय नालन यानरान ने असमंजस में पूछा, जूनियर सिस्टर, क्या आप इतनी आश्वस्त हैं? छोटी डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे शिक्षक पर विश्वास है। शिक्षक ने जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर सकता। सच में? नालन यानरान ने आधे विश्वास के साथ पूछा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पूरा प्रांगण अचानक हिंसक रूप से हिल गया। अचानक कंपन ने उन तीनों को चौंका दिया। फिर उनकी निगाहें अनायास ही कीमिया कक्ष की ओर मुड़ गईं, जहां असामान्य रूप से समृद्ध ऊर्जा उतार चढ़ाव तेजी से बन रहा था। ऐसा लगता है कि कीमिया सफल होने वाली है। समृद्ध ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए युन युन की खूबसूरत आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वह एक कीमियागर नहीं थी, लेकिन वर्षों से उसने बहुत कुछ देखा और सुना था। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि जब उच्च स्तरीय गोलियां बन रही थीं, तो वे कुछ महत्वपूर्ण गड़बड़ी पैदा करेंगी।
छोटी डॉक्टर के चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखा। मुझे पता था कि शिक्षक निश्चित रूप से सफल होंगे। इस समय गुप्त कक्ष में ऊर्जा का उतार चढ़ाव अचानक एक भयानक स्तर तक बढ़ गया। फिर एक जोरदार धमाके के साथ लगभग आधा फुट व्यास का ऊर्जा का एक स्तंभ सीधे कीमिया कक्ष से बाहर निकला, छत को भेदते हुए और आकाश में उड़ गया। प्रकाश के स्तंभ को छत को तोड़ते हुए और आकाश में पहुंचते हुए देखकर उन तीनों ने सदमे के भाव दिखाए। क्या ये वह शक्ति है जब एक उच्च स्तरीय गोली बनती है? अध्याय 73 निरंतर कीमिया। जब सम्राट पिल आकार लेने की कगार पर था तो अचानक आसमान में उड़ते प्रकाश के स्तंभ ने क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के भीतर के दुर्जय व्यक्तियों का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। प्रकाश स्तंभ में निहित शुद्ध ऊर्जा को महसूस करते हुए क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के कई उच्च पदस्थ सदस्य आश्चर्यचकित थे। कुछ ही समय बाद क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के कई उच्च पदस्थ सदस्यों की आकृतियां टिमटिमाती हुई सीधे गुहे के निवास की ओर बढ़ रही थीं। गुहे के आंगन के बाहर क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के कई बुजुर्ग और शिष्य एकत्र हुए। कीमिया कक्ष से उठते प्रकाश के स्तंभ को करीब से देखने पर विस्मय की आवाजें गूंज उठीं। प्रकाश स्तंभ में गोलियों की सुगंध है। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ गुहे कीमिया कक्ष में गोलियों को परिष्कृत कर रहे हैं। हालांकि उच्च स्तरीय गोलियां कुछ गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं, जब तक कि यह 7वीं श्रेणी की गोली न हो। ऐसी घटनाएं शायद ही कभी होती हैं, है न? क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर गुहे 7वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर रहे हों? असंभव। सीनियर गुहे ने हाल ही में 6ठी श्रेणी की कीमियागर को पार किया है। वह 7वीं श्रेणी की गोली को कैसे परिष्कृत कर सकता है? इसके अलावा मैंने सुना है कि 7वीं श्रेणी की गोली बनाते समय बहुत अधिक हलचल होती है और गोली की गड़गड़ाहट भी होती है। यह शायद 6ठी श्रेणी की गोलियों में एक दुर्लभ उच्च श्रेणी की गोली है। ये डैन किंग गुहे होने के योग्य है। वह भी अभी 6ठी श्रेणी की कीमियागर के स्तर पर पहुंचा है और वह इतनी उच्च श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर सकता है। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग और शिष्य गुहे के निवास के बाहर एकत्रित हुए कीमिया कक्ष से उठने वाले प्रकाश के स्तंभ पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, हलचल को देखो, गोली शायद आकार लेने वाली है। इतनी शक्ति के साथ यह शायद पौराणिक 7वीं कक्षा की गोली के बराबर है। ठीक इसी समय एक सुंदर आकृति आंगन से बाहर निकली। वरिष्ठ गुहे कीमिया के एक महत्वपूर्ण क्षण में हैं। कृपया बढ़ो, पीछे हट जाओ और वरिष्ठ गुहे की कीमिया को बाधित मत करो। यून यून की आकृति शून्य में मडरा रही थी। उसकी नज़र सभी उपस्थित बड़ों और शिष्यों पर घूम रही थी। उसकी आवाज़ गंभीर थी। यून यून की आकृति को प्रकट होते देख बुजुर्ग थोड़े स्तब्ध रह गए। हाँ, संप्रदाय गुरु। तुरंत उन्होंने शून्य में यून यून की ओर सम्मानपूर्वक अपने हाथ बढ़ाए और अपनी आंखों में खेद के भाव के साथ धीरे धीरे 1 किलोमीटर की दूरी पर चले गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, आकाश में चमकने वाला प्रकाश का स्तंभ धीरे धीरे हल्का होता गया, लेकिन उससे निकलने वाली समृद्ध सुगंध और भी तीव्र होती गई। प्रकाश का स्तंभ धीरे धीरे फीका होता गया और अंत में ये पूरी तरह से बिखरे हुए प्रकाश बिंदुओं में बदल गया, धीरे धीरे विलुप्त हो गया। जैसे ही प्रकाश का स्तंभ पूरी तरह से विलुप्त हो गया, कई लोगों की निगाहों के सामने एक अंगूठे के आकार का प्रकाश क्षेत्र दिखाई दिया। जैसे ही प्रकाश क्षेत्र दिखाई दिया, इसकी चमक अचानक बढ़ गई। यह ऐसे हिल रहा था जैसे कि यह आकाश से भागना चाहता हो। हालांकि जैसे ही इसकी चमक बढ़ी, नीचे के कमरे से अचानक एक ठंडी खर्राटों की आवाज़ आए। उसके बाद अचानक चूषण की लहर उठी। तीव्र चूषण के तहत प्रकाश क्षेत्र अस्थिर हो गया। गतिरोध के एक पल के बाद यह अंततः वापस चमक गया और कीमिया में गायब हो गया कमरा। गोली को गायब होते देख यून यून के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे आंगन में उतरा। जैसे ही गोली हटाई गई, गोली की सुगंध धीरे धीरे गायब हो गई। एक पल के लिए हर कोई केवल चकित होकर अपना सिर हिला सकता था। शिक्षक, क्या वरिष्ठ गुहे सफल हुए? जब यून यून उतरे तो नालन यानरान तुरंत आगे बढ़े। उनके छोटे चेहरे पर उत्साह दिख रहा था। हाँ, यून यून के चेहरे पर भी खुशी की झलक दिखी क्योंकि उसने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि वह सफल हो गए हैं। ये सुनकर नालन यानरान की आंखों में प्रशंसा के भाव दिखाई दिए और वह कीमिया कक्ष की दिशा की ओर देखने लगी। वरिष्ठ गुहे वास्तव में अद्भुत हैं। वे ऐसी उन्नत गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं। यून यून के दिमाग में वह आत्मविश्वास चमक उठा जो गुहे ने कीमिया कक्ष में प्रवेश करने से पहले दिखाया था, और उसकी आंखों में चमक के संकेत के साथ चमक थी। सीनियर गुहे हाल ही में 6ठी कक्षा के कीमियागर के पद पर पहुंचे थे। उन्होंने 6ठी कक्षा की बेहतरीन गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। वह वास्तव में गामा साम्राज्य के कीमिया जीनियस होने के योग्य थे। सम्राट गोली के प्रभावों के बारे में सोचते हुए यून यून कुछ प्रत्याशा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सम्राट गोली उसकी साधना को और आगे बढ़ा सकती थी, जिससे वह 4 सितारा युद्ध सम्राट बन सकती थी। इन विचारों के साथ यून यून ने कीमिया कक्ष के दरवाजे पर नजर डाली। चुपचाप गुहे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। हालांकि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी गुहे के बाहर आने का कोई संकेत नहीं मिला। शिक्षक,
क्या हो रहा है? क्या सीनियर गूहे ने पहले ही गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत नहीं किया है? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? नालन यानरान, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाई। युन युन की खूबसूरत आंखों में भी एक हैरान करने वाला भाव था और उसने अनिच्छा से समझाया, वरिष्ठ गूहे शायद अभी भी ठीक हो रहे हैं। चलो यहाँ प्रतीक्षा करते हैं। चून की गोली पहले ही सफलतापूर्वक परिष्कृत हो चुकी थी, इसलिए युन युन अब चिंतित नहीं थी। उनके पीछे लिटिल डॉक्टर परी ने भी कीमिया कक्ष के दरवाजे की ओर देखा और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके शिक्षक बाहर नहीं आए। उनके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। अचानक, जैसे कि उसे कुछ समझ में आ गया हो, उसने कहा, क्या ये हो सकता है? हमारे शिक्षक गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर युन युन और नालन यानरान के दिल कांप उठे, कुछ अविश्वास के साथ कीमिया कक्ष को देखते हुए। कीमिया कक्ष के अंदर अपनी डूक्यूई को बहाल करने के लिए एक गोली निगलने के बाद गूहे ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब उसके शरीर में डूक्यूई लगभग ठीक हो गई थी, तो वह धीरे से खड़ा हुआ और फिर से दवा के बर्तन की ओर चल पड़ा। जैसा कि लिटिल डॉक्टर परी ने सोचा था, गूहे ने वास्तव में गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखने का इरादा किया था। सम्राट गोली के लिए सामग्री का एक सेट अभी भी बचा हुआ था और गूहे ने अंतिम सम्राट गोली को एक बार में परिष्कृत करने की योजना बनाई। ये गोली विशेष रूप से उसके लिए थी। जब उसने शुरू में युन युन को प्रस्ताव दिया था कि वह अड़चन को दूर करने में उसकी मदद करने के लिए सम्राट गोली को परिष्कृत कर सकता है, तो ये जाहिर तौर पर युन युन की सहायता करने के लिए था। हालांकि वास्तव में उसकी अपनी योजनाएं थीं। अब जब युन युन की सम्राट गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है, तो वह अपने मिशन को पूरा मान सकता है। परिष्कृत की जाने वाली अगली सम्राट गोली स्वाभाविक रूप से उसके अपने उपभोग के लिए है। उसकी वर्तमान साधना 8 सितारा डू सम्राट के शिखर पर है। यदि वह इस सम्राट गोली का सेवन करता है, तो गूहे एक बार में 9 सितारा डू सम्राट तक पहुंच सकता है। इसके अलावा 9 सितारा डू सम्राट के शिखर तक पहुंचने की संभावना है। ये सोचते हुए गूहे की आंखों में प्रत्याशा का एक संकेत दिखाई दिया। पिछले प्रयास के अनुभव के साथ वह इस बार शोधन में अधिक निपुण होगा। अपने सामने ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन को देखते हुए गूहे ने एक गहरी सांस ली। अपना मुंह खोलते ही बैंगनी लपटों का एक गुच्छा बाहर निकला। उसकी उंगलियों के एक झटके से एक सुंदर पूंछ छोड़ते हुए लौ सीधे ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन में चली गई, फिर अचानक फट गई। दवा के बर्तन के अंदर उग्र लपटें उठती रहीं और बढ़ते तापमान ने कीमिया कक्ष को धीरे धीरे थोड़ा गर्म महसूस कराया। बढ़ती लपटों के बीच गूहे ने अपनी आस्तीन लहराई और कई औषधीय जड़ी बूटियां मेज से तैर गईं। फिर वे डूक्यूई की एक परत के आवरण के नीचे पत्थर के मंच के बाहर हवा में मंडराते रहे, एक शानदार चमक उत्सर्जित करने वाले छोटे चमकदार गोले की तरह दिखाई दिए। नीचे से ये काफी शानदार लग रहा था। विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के प्रयोग के साथ औषधि के बर्तन के अंदर मूलतः प्रसुप्त बैंगनी लपटें भूखे भेड़ियों की तरह भड़क उठीं और निर्दयतापूर्वक सब कुछ निगलने लगीं। अध्याय 74, सम्राट सर्वोच्च गोली लेना। ऐसा लगता है कि एल्डर गूहे वास्तव में कीमिया जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आंगन में बाहर लगभग 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद युन युन को जियोई जियान द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर यकीन हो गया। एल्डर गूहे वास्तव में बहुत पागल है। शांत कीमिया कक्ष को देखते हुए युन युन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उच्च श्रेणी की छठी रैंक की गोलियों को परिष्कृत करने के लगातार प्रयास, क्या वह वास्तव में इसे संभाल सकता है? चूंकि गूहे ने पहले ही एक सम्राट गोली को परिष्कृत कर लिया है, युन युन को अभी भी कुछ चिंताएं हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए। इस समय आकाश काला हो गया था और धीरे धीरे पूरे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में अंधेरा छा गया। युन युन और अन्य अभी भी मंडप में चुपचाप बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय पूरा प्रांगण दिन के समय की तरह अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। अचानक आए कंपन से वे तीनों थोड़ा चौंक गए और उनकी निगाहें अनायास ही कीमिया कक्ष की ओर मुड़ गईं। वहां असामान्य रूप से समृद्ध ऊर्जा में उतार चढ़ाव तेजी से आकार ले रहा था। ऐसा लगता है कि एल्डर गूहे फिर से सफल होने वाले हैं। समृद्ध ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए युन युन की खूबसूरत आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। चरमराहट। निश्चित रूप से आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ गूहे अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे कीमिया कक्ष से बाहर चला गया। ये देखकर कि गूहे आखिरकार गुप्त कमरे से बाहर आ गया था, युन युन और आंगन में इंतजार कर रहे अन्य लोगों ने जल्दी से उसका अभिवादन किया। जब उसने गूहे की लाल आंखें देखीं, तो युन युन हल्के से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। यह आदमी क्या गोलियां परिष्कृत करते समय इतना पागल हो जाता है? शिक्षक, क्या आप ठीक हैं? जियोई जियान ने गूहे की थकी हुई शक्ल को देखा और खुद को परेशान महसूस किए बिना नहीं रह सकी, उसके पास जाकर चिंता से पूछा।
गूहे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर यूं को एक जैड की बोतल थमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सेक्ट मास्टर, सौभाग्य से मैंने आपको निराश नहीं किया। गूहे द्वारा सौंपी गई जैड की बोतल को देखते हुए यूं की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। उसने सीधे जैड की बोतल ली, गूहे की ओर देखा और कृतज्ञता से कहा, बड़े गूहे, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। गूहे ने उदासीनता से जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है। एक कीमियागर के लिए कीमिया एक मामूली बात है। ये थोड़ी सी थकान कुछ भी नहीं है। यूं ने अपने हाथ में जैड की बोतल को देखा, जो आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थी, और गूहे से कहा, बड़े गूहे, अब देर हो चुकी है। आपने पूरे दिन कड़ी मेहनत की है। जल्दी आराम करें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया, ठीक है। उसके बाद यून ने नालन यानरान को आंगन से दूर ले गया। गुरु, क्या आप ठीक हैं? जियो यी जियान ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ। ठीक है, आपको भी आराम करना चाहिए। जियो यी जियान को विदा करने के बाद गूहे अपने कमरे में वापस चला गया। लगातार 2 सम्राट गोलियों को परिष्कृत करते हुए गूहे इस समय वास्तव में थक गया था। अपने शरीर में लगभग समाप्त हो चुके डूक्यूई को महसूस करते हुए गूहे ने कड़वाहट से मुस्कुराया, फिर बिस्तर पर बैठ गया, पैर मोड़े और अपने शरीर में डूक्यूई को बहाल करना शुरू कर दिया। ... अगले दिन भोर की पहली रोशनी खिड़की के साथ फैल गई और कमरे में चढ़ गई। अंत में बिस्तर पर पैर मुड़े बैठे सुंदर आदमी पर चमक उठी। सूरज की रोशनी में सुंदर आदमी की बंद आंखें थोड़ी कांप उठीं। एक पल के बाद वे अचानक खुल गईं। उसकी आंखें खुलते ही एक असाधारण राजसी आभा, एक जागृत शेर की तरह, अचानक गूहे के शरीर से फैल गई, जिसने पूरे कमरे को भर दिया। काली पुतलियां एक ठोस बैंगनी लौ के साथ टिमटिमा रही थीं, क्योंकि गूहे के शरीर की सतह पर सफ़ेद लबादा हवा के बिना हिल रहा था, जिससे लगातार आवाज़ आ रही थी। एक अच्छे पल के बाद उसकी आंखों में लपटें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। जैसे जैसे लपटें कम होती गईं, उसके शरीर पर लबादा चुपचाप नीचे गिर गया, त्वचा से चिपक गया। कल की तुलना में अपने शरीर में अधिक जोरदार डूक्यूई महसूस करते हुए गूहे की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। हालांकि कल की पागल कीमिया ने उसे थका दिया था, उसने पाया कि थकान को सहने और पूरी रात अभ्यास करने के बाद उसकी डूक्यूई वास्तव में बेहतर हो गई थी। हालांकि यह सुधार केवल एक निशान था, समय के साथ संचय के तहत सफलता केवल समय की बात थी। गूहे सम्राट गोली के बिना भी कुछ महीनों के भीतर 9 सितारा डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। उच्च स्तरीय डू सम्राटों के लिए प्रत्येक सफलता के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। कुछ को केवल 1 या 2 साल लगते हैं, जबकि अन्य को 10 साल से अधिक समय लगता है। तुलना में कुछ महीने कुछ भी नहीं हैं। हालांकि गूहे के लिए कुछ महीने अभी भी कुछ हद तक लंबे हैं। सफलता के लिए जगह खोजने का समय आ गया है। धीरे धीरे उठते हुए गूहे की आंखों में एक विचारशील नज़र चमक उठी। एक उच्च स्तरीय डू सम्राट की सफलता एक बेहद आश्चर्यजनक गति पैदा करती है। भले ही वह अवरोध खड़ा कर दे, फिर भी कुछ ऊर्जा निकल जाएगी, जिससे दूसरों के लिए उसे महसूस करना आसान हो जाएगा। अब जब यून वापस आ गया है, तो क्लाउड मिस्ट सेक्ट में सेंध लगाना अब उचित नहीं है। ये सोचकर गूहे ने जियाओ यी जियान को कुछ निर्देश दिए और फिर जियाओ जिन के साथ क्लाउड मिस्ट सेक्ट छोड़ दिया। क्लाउड मिस्ट सेक्ट में पहुंचने के बाद गूहे को अब कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधे जियाओ जिन को अपना असली रूप दिखाने दिया, जियाओ जिन की पीठ पर बैठ गया और जल्दी से गामा सेक्रेड सिटी से दूर चला गया। आधे दिन बाद जियाओ जिन पर सवार गूहे एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया। एक चट्टान के किनारे पहुंचकर गूहे ने नीले पत्थर का एक टुकड़ा पाया और धीरे से बैठ गया। थोड़े चिंतन के बाद उसकी हथेली हिली और जैड जैसी दिखने वाली एक जैड बोतल उसके हाथ में दिखाई दी। बोतल को पलटते हुए एक ड्रैगन आंख के आकार की गोली निकली। तुरंत एक अनोखी खुशबू फैल गई, जिसने आत्मा को स्फूर्ति प्रदान की। ये गोली बेशक सम्राट की गोली थी, जिसे उसने कल परिष्कृत किया था। सम्राट की गोली का प्रभाव डू सम्राट की ताकत को 1 या 2 सितारों तक बढ़ा सकता था। हालांकि ये भाग्य पर निर्भर करता था। हालांकि ऐसे मामले थे जहां सम्राट की गोली लेने के बाद ताकत में कोई सुधार नहीं हुआ था, ऐसा भी हुआ था। दुर्भाग्य से भले ही यह विफल हो गया हो, दूसरी गोली लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो लोग सम्राट की गोलियां लेते थे, वे आमतौर पर अपने दिल में प्रार्थना करते थे कि उनके साथ ऐसा दुर्भाग्य न हो। गोली धीरे धीरे उसकी हथेली पर लुढ़कती रही और थोड़ी देर बाद गूहे ने आखिरकार एक आह भरी। अपना मुंह खोलकर उसने जल्दी से गोली निगल ली। सम्राट की गोली उसके मुंह में पिघल गई, थोड़ी गर्म और बढ़ती हुई औषधीय शक्ति में बदल गई, जो पागलपन की हद तक गूहे के शरीर में भर गई। जैसे ही विशाल और शुद्ध औषधीय शक्ति बढ़ी, गूहे का मुंह थोड़ा कांप उठा। सौभाग्य से उसकी मेरिडियन काफ़ी लचीली थी, अन्यथा उसके लिए इतनी बड़ी औषधीय शक्ति को निगलना मुश्किल होता। जब औषधीय शक्ति तेजी से मेरिडियन से होकर बही, तो गूहे ने गहरी सांस ली।
उसका दिमाग हिल गया और उसकी जन्मजात ज्वाला उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से फूट पड़ी, मेरिडियन में तेजी से घुस गई। इसने तेजी से विशाल औषधीय शक्ति को घेर लिया और इन अनियंत्रित संस्थाओं को ज्वाला कला के मार्ग पर बलपूर्वक निर्देशित किया, धीरे धीरे उन्हें गति में ला दिया। जैसे ही औषधीय शक्ति गुहे के शरीर में बढ़ी, आसपास का स्थान भी हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। ऊर्जा की लहरें उभरी, उसके सिर के ऊपर ऊर्जा भंवर बन गए। अंत में वे धीरे धीरे उसके स्वर्गीय आत्मा आवरण में घुस गए। अपनी खुद की ज्वाला होने और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कुछ हद तक धब्बेदार ऊर्जा को परिष्कृत करने में गुहे के लिए कोई कठिनाई नहीं थी। जितनी भी मात्रा आती वह परिष्कृत कर सकता था। जैसे जैसे औषधीय शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में फैलती गई, सब कुछ धीरे धीरे सही रास्ते पर आने लगा। गुहे की वर्तमान क्षमता के साथ, हालांकि सम्राट पिल की औषधीय शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे उसे घबराहट महसूस नहीं हुई। सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ा, जैसे बादल और पानी बह रहे हों। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह सम्राट गोली गुहे को कितनी ताकत हासिल करने में मदद कर सकती है, ये केवल तभी पता चलेगा जब परिणाम सामने आएंगे। गुहे के धीमी गति से परिष्कृत अवस्था में प्रवेश करने के बाद पर्वत शिखर पर चारों ओर का वातावरण शांत हो गया, केवल जियोजिन उसके बगल में स्थिति की रक्षा कर रहा था। अध्याय 75 9 सितारा डू सम्राट शिखर। धुंध से ढके पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान के किनारे पर अंतरिक्ष लगातार लहरा रहा था। कुछ हद तक धब्बेदार प्राकृतिक ऊर्जा के धागे तेजी से बढ़े, फिर पहाड़ के किनारे बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर में भारी रूप से बह गए। इस अंतहीन जलसेक का सामना करते हुए उसका शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था, जिससे ऊर्जा बिना किसी अतिप्रवाह के बह रही थी। सम्राट सुप्रीम पिल लेने के बाद से गुहे ने लगभग 3 दिनों तक इस अवस्था को बनाए रखा था। इन 3 दिनों के दौरान उनका मजबूत शरीर एक चट्टान की तरह गतिहीन रहा। पहाड़ की चोटी पर केवल उनके सिर के ऊपर लगातार घूमने वाली ऊर्जा भंवर ने एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज निकाली। गुहे के शरीर के अंदर सम्राट सुप्रीम पिल की अपार औषधीय शक्ति उनकी दिव्य अग्नि तकनीक द्वारा परिष्कृत होने के बाद ज्वार की लहरों की तरह उनके मध्याह्न रेखाओं से बहने वाली उफनती हुई डुक्यूई में बदल गई। इसके अलावा प्राकृतिक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह था, जिसे अंततः उनकी दिव्य अग्नि तकनीक द्वारा शुद्ध डुक्यूई में परिष्कृत किया गया, जो इस विशाल शक्ति में एकीकृत हो गई। यद्यपि इस प्राकृतिक ऊर्जा की मात्रा बड़ी थी, कई बार परिष्कृत करने के बाद गुहे के लिए अवशोषित करने के लिए उपलब्ध शेष शुद्ध डुक्यूई पर्याप्त नहीं थी। हालांकि ये कुछ न होने से बेहतर था। समय के साथ जमा होते हुए यह एक भयानक स्तर पर पहुंच गया। अधिकांश साधकों के लिए उनकी आंतरिक डुक्यूई भी इसी तरह से जमा हुई। शक्ति बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियों पर निर्भर रहना केवल एक शॉर्टकट था और इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इससे आंतरिक डुक्यूई में उतार चढ़ाव हो सकता था। हालांकि गुहे को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। दिव्य अग्नि शास्त्र में दर्ज दिव्य अग्नि तकनीक शरीर को परिष्कृत कर सकती है, जबकि आंतरिक डुक्यूई को भी संयमित कर सकती है। उनकी दिव्य अग्नि तकनीक द्वारा संयमित करने के बाद मूल रूप से अस्थिर डुक्यूई भी अत्यंत शुद्ध हो गई। गुहे द्वारा साधना का ये दौर काफी लंबे समय तक चला। सम्राट सर्वोच्च गोली की औषधीय शक्ति एक दिन पहले ही पूरी तरह से परिष्कृत हो चुकी थी, लेकिन उसने तुरंत रुकना नहीं चाहा। इसके बजाय उसने अभ्यास जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत महसूस हुआ कि सम्राट सर्वोच्च गोली की औषधीय शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर रहने से उसे साधना में बहुत ज्यादा सुधार नहीं मिल सकता। उसके कार्य हमेशा पूर्णता की खोज में लगे रहते थे। यह एक अवसर था और वह स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति को अधिकतम करने के लिए इसका लाभ उठाना चाहता था। इस मानसिकता के साथ लगभग 4 दिन बीत गए। इन 7 दिनों में गुहे ने अपना लगभग सारा ध्यान प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने में लगा दिया था। निरंतर अवशोषण के साथ उसकी मेरिडियन से बहने वाली डुक्यूई धीरे धीरे जोरदार और शक्तिशाली हो गई। प्रत्येक घुमाव उसके शरीर में लगभग अंतहीन शक्ति लाता था। शक्ति से भरे होने की इस भावना ने उसे आकाश में दहाड़ने की इच्छा पैदा कर दी। बेशक उसने इस इच्छा को दबा दिया। वह स्पष्ट था कि अगर वह वास्तव में दहाड़ता है तो ये श्रमसाध्य साधना व्यर्थ हो जाएगी। साधना के दौरान समय तेजी से बीतता गया। पर्वत शिखर पर हमेशा की तरह शांति बनी रही। कभी कभी उसके बगल में छोटा सोना अचानक अपना मुंह खोलता था और पहाड़ की चोटी से दूर नहीं एक राक्षसी जानवर की ओर एक सुनहरी तलवार क्यूई भेजता था। भयानक तलवार क्यूई हवा में चीरती हुई सीधे उस राक्षसी जानवर को मार देती थी, जो पहाड़ की चोटी के 100 मीटर के भीतर पहुंच जाता था। इस दौरान ये पर्वत शिखर पर्वत श्रृंखला में लगभग एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया था। जिन राक्षसी जानवरों को नुकसान हुआ था वे बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गए थे। इस क्षेत्र से गुजरते समय वे दूर से ही चक्कर लगाना पसंद करते थे। इससे गुहे की साधना और भी सुचारू रूप से आगे बढ़ी। 8वें दिन की सुबह गुहे की साधना ने आखिरकार कुछ हलचल दिखाए। उसके सिर के ऊपर ऊर्जा भंवर कुछ समय के लिए थोड़ा कांपने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके चारों ओर स्थानिक उतार चढ़ाव भी धीरे धीरे शांत हो गया।
ऊर्जा भंवर के गायब होने के कुछ समय बाद गूहे की पलकें हल्के से कांपने लगीं। एक पल के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली आंखों में कुछ भी असाधारण नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी उठा हो। कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसके हाथ में खेती की मुहर के निशान धीरे धीरे गायब हो गए। गूहे ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी हथेली खुली हुई थी। एक विचार के साथ उसकी मेरिडियन से बहता हुआ डोक्यूई सर पर दौड़ते घोड़े की तरह बाहर निकला, आखिरकार मेरिडियन से मुक्त होकर गूहे के शरीर में विलीन हो गया। जैसे जैसे डोक्यूई उसके शरीर के हर हिस्से में समाहित होता गया, गूहे की काली आंखों में धीरे धीरे एक तेज चमक दिखाई दी। ये तेजी से गहरा होता गया और इस पल उसकी गति भी बढ़ गई। तेजी से 8 सितारा स्तर को तोड़कर 9 सितारा स्तर में कदम रखा। 9 सितारा स्तर को तोड़ने के बाद गति रुकी नहीं, यह उन्मत्त रूप से बढ़ती रही। इस पल गूहे के शरीर पर कपड़े बिना हवा के फड़फड़ा रहे थे। वह विशाल पत्थर जहां वह क्रॉस लेग बैठा था, यहां तक कि एक तीखी आवाज के साथ टूट गया। आसपास की धुंध मानो अदृश्य हाथों से छट रही हो, छट गई। गति तेजी से बढ़ी और थोड़ी देर बाद यह अंततः 9 सितारा स्तर के अंतिम चरण में पहुंच गई। इस बिंदु पर एक अदृश्य झिल्ली चुपचाप प्रकट हुई, जो बढ़ती हुई गति को दबा रही थी। रुकावट की हल्की सी अनुभूति महसूस करते हुए गूहे ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुरंत टूटने के बजाय वह अचानक उठ खड़ा हुआ और आकाश की ओर एक लंबी और मधुर गर्जना की। एक सारस की पुकार की तरह स्पष्ट चीख तुरंत बादलों में घुस गई और पूरे पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी, जो लंबे समय तक शांत नहीं हुई। गर्जना बहुत लंबी थी, मानो किसी ने बहुत देर तक सांस रोक रखी हो। गूहे का चेहरा भी इस वजह से कुछ लाल हो गया और उसके चेहरे पर नीली नसें केंचुओं की तरह धड़कने लगी, जिससे उसे कुछ हद तक भयंकर एहसास हुआ। मेरे लिए तोड़ दो। दोनों मुट्ठियां भींच लीं। गूहे के पैरों के नीचे का विशाल पत्थर एक जोरदार गर्जना के साथ फट गया। टूटे हुए पत्थर सभी दिशाओं में उड़ गए, साथ ही गूहे की एक कठोर चीख भी सुनाई दी। क्रैक, मानो अंधेरे में एक अदृश्य झिल्ली फट गई हो। गूहे में उठने वाली गति फिर से बढ़ गई, 9 सितारा स्तर के अंतिम चरण को तोड़ते हुए और अंत में 9 सितारों के शिखर पर रुक गई। 9 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंचने पर गति अचानक रुक गई। गूहे जैसे कि थकावट में नीचे गिर गया, हथेलियां जमीन पर, उसका चेहरा लाल हो गया और वह लगातार भारी सांस ले रहा था। अपने अंगों को कमजोर महसूस करने के बावजूद गूहे की आंखों में एक स्पष्ट खुशी थी। वह जानता था कि सम्राट सुप्रीम पिल और अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प के प्रभाव में वह 9 सितारा डू सम्राट के शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। दूसरे शब्दों में गूहे अब एक 9 सितारा डू सम्राट था, जो डू जोंग के स्तर से बस एक कदम दूर था। अपने शरीर के भीतर अत्यधिक शक्तिशाली बल को महसूस करते हुए गूहे की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। 9 सितारा डू सम्राट की चोटी की ताकत उसे गामा साम्राज्य में गर्व से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी। इस समय गूहे को आखिरकार आत्मसंरक्षण शक्ति का एक निशान महसूस हुआ। इसके बाद उसने कुछ सोचा और धीरे से बैठ गया। एक विचार के साथ उसकी दिव्य अग्नि तकनीक ने गूहे के पूरे शरीर को घेरना शुरू कर दिया। गूहे ने दिव्य अग्नि शरीर शोधन तकनीक का संचालन किया, अपने भौतिक शरीर को परिष्कृत करते हुए, साथ ही सम्राट सर्वोच्च गोली के सेवन से उत्पन्न कुछ अस्थिर डोक्यूई को शांत किया। अध्याय 76 क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में वापसी। समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही 2 दिन और बीत गए। चट्टान पर गूहे बैंगनी लपटों में लिपटा हुआ था, जो बैंगनी प्रकाश के कोकून जैसा था। उसके बगल में लिटिल गोल्ड चुपचाप पहरा दे रहा था, आसपास के वातावरण पर सतर्क नजर रख रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बैंगनी कोकून धीरे धीरे गहरा होता गया। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के बैंगनी कोकून सीधे बैंगनी लपटों की लपटों में बदल गया, गूहे के शरीर में घुस गया और गायब हो गया। इसके बाद गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी काली पुतलियों में बिजली की चमक एक आंधी की तरह चमक उठी। उस पल खामोश चट्टान पर हवा से भी एक हल्की चटकने की आवाज निकली। इन आंखों के खुलने के साथ एक राजसी आभा, जैसे कि अनगिनत युगों से निष्क्रिय थी, आखिरकार एक चलती हुई सेना की तरह जाग उठी। धीरे धीरे अपना सिर उठाते हुए वह आकाश की ओर दहाड़ता हुआ चला गया, जिससे आकाश और धरती हिल गई। इस आभा के तहत पूरी चट्टान पर कई सूक्ष्म कंपन दिखाई दिए और गूहे के बैठने की स्थिति से मकड़ी के जाले की तरह भुजाओं जितनी मोटी दरारें फैल गईं, जो चट्टान के हर कोने को ढक रही थीं। दरार सियान पत्थर ने अचानक एक हल्की आवाज की और फिर अचानक छोटी छोटी दरारें दिखाई दीं। अविश्वसनीय रूप से तेज गति से वे पूरे सियान पत्थर पर फैल गईं। अंत में एक धीमी आवाज के साथ सियान पत्थर सीधे अनगिनत टुकड़ों में बदल गया, फट गया। जब सियान पत्थर टूट गया तो उस पर बैठे गूहे गतिहीन रहे। किसी बाहरी शक्ति पर भरोसा किए बिना उनके पैर हवा में क्रॉस किए हुए थे। वास्तव में दिव्य अग्नि के तड़के के बाद डोक्यूई बेहद शुद्ध हो गया है। गूहे ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए, अपने शरीर में मूसलाधार बाढ़ की तरह उमड़ते हुए डोक्यूई को महसूस किया।
उसके मुंह के कोने पर एक हल्का चाप दिखाई दिया। इस समय उसके हृदय से एक भव्यता की भावना उमड़ पड़ी, मानो उसने दुनिया को अपने हाथों में थाम रखा हो। उसी समय उसके शरीर पर केंद्रित एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति तूफान की तरह सभी दिशाओं में बह गई। प्रबल आत्मिक शक्ति तेजी से चट्टान से बाहर फैल गई और पूरी पर्वत श्रृंखला को अपने घेरे में ले लिया। जैसे ही आत्मिक शक्ति ने पर्वत श्रृंखला को स्कैन किया, गूहे ने पूरी पर्वत श्रृंखला में स्थिति का अवलोकन किया। जैसे ही आत्मिक शक्ति पहाड़ों की ओर फैली, वह वहां नहीं रुकी। इसके बजाय वह पहाड़ों के बाहर की ओर बढ़ती रही। शक्तिशाली आत्मिक शक्ति सैकड़ों मील के क्षेत्र में पूरी तरह से फैल गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई है। इसलिए जब गूहे की आत्मिक शक्ति एक निश्चित स्थान पर पहुंची तो आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। ये देखकर गूहे का मन हिल गया और आत्मिक शक्ति जो बिजली की तरह फैली हुई थी, अचानक पीछे हट गई। कुछ ही सांसों में वह पूरी तरह से गूहे के शरीर में वापस आ गई। जैसे ही आत्मा की शक्ति उसके शरीर में वापस लौटी, गूहे ने अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया, एक लंबी सांस छोड़ी, धीरे से खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव दिखाई दिया। सफलता की भावना वास्तव में आनंद लेने लायक है। इसके बाद गूहे ने अपने बगल में लिटिल गोल्ड को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस दौरान लिटिल गोल्ड बिना एक कदम पीछे हटे उसके बगल में पहरा दे रहा था। आमतौर पर चंचल लिटिल गोल्ड के लिए यह वास्तव में दुर्लभ था। आपको पता होना चाहिए कि यह अभी भी एक जादुई जानवर है और अर्जित बुद्धि के साथ भी यह अपने जीवन स्वभाव को नहीं बदल सकता है। हालांकि अपनी सुरक्षा के लिए यह अपने स्वभाव को दबा सकता है और इस स्थान की दृढ़ता से रक्षा कर सकता है। मास्टर, मुझे भूख लगी है। गूहे को जागते हुए देखकर लिटिल गोल्ड तुरंत खुश हो गया और उसकी बचकानी आवाज में शिकायत का संकेत था। इन शब्दों पर गूहे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर लिटिल गोल्ड को क्षमा याचना करते हुए देखा। आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए क्षमा करें। इसके बाद गूहे ने अपनी स्टोरेज रिंग से चौथी श्रेणी की कई गोलियां निकाली और उन्हें लिटिल गोल्ड की ओर फेंक दिया। लिटिल गोल्ड ने अपना मुंह खोला और गोलियों को सही तरीके से निगल लिया। उसने गूहे की ओर अपना शरीर झुकाया, एक संतुष्ट इशारा करते हुए। गूहे ने मुस्कुराते हुए लिटिल गोल्ड के सिर पर लगे सुनहरे पंखों को थपथपाया। चलो क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में वापस चलते हैं। उसने इस यात्रा पर पूरे 10 दिन बिताए थे और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके 2 शिष्य मेहनती थे। जैसे ही गूहे के शब्द निकले, लिटिल गोल्ड ने तुरंत अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी। गूहे ने हल्की छलांग लगाई, लिटिल गोल्ड की पीठ पर उतरा। साथ में आदमी और जानवर तेजी से क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की दिशा में आगे बढ़े। ... आधे घंटे बाद क्लाउड मिस्ट संप्रदाय। गूहे की आकृति धीरे धीरे आंगन में उतरी। लिटिल गोल्ड उसके कंधे पर खड़ी थी। संप्रदाय में वापस आने पर गूहे ने अपनी उपस्थिति नहीं छिपाई। जैसे ही वह आंगन में उतरा, उसने देखा कि उसका दूसरा शिष्य आंगन के बाहर से उत्साह में दौड़ता हुआ आया, खुशी से खुद को गूहे की बाहों में फेंकते हुए। गुरु, आप आखिरकार वापस आ गए। शिष्य आपके बारे में बहुत चिंतित था। गूहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने नन्ही डॉक्टर की पीठ थपथपाई, उसे धीरे से दिलासा देते हुए कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए दूर रहूंगा? चिंता की क्या बात है? हालांकि जियाओ जियान थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। उसने नाराजगी जताते हुए कहा, गुरु, आपने वादा किया था कि इसमें केवल 2 या 3 दिन लगेंगे, लेकिन अब 10 दिन हो गए हैं। क्या शिष्य चिंता नहीं कर सकता? इन शब्दों पर गूहे के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सम्राट सर्वोच्च गोली लेने के बाद ये सफलता इतनी लंबी होगी। ठीक है गुरु, अब सुरक्षित वापस आ गए हैं, है न? गूहे ने नन्ही डॉक्टर के सिर को सहलाया और उसे धीरे से सांत्वना दी। इस पर नन्ही जियाओ जियान ने धीरे से गूहे की बाहों को छोड़ दिया। जब गुरु दूर थे तब आपकी साधना पीछे नहीं रही, है न? मंडप से बाहर निकलते हुए गूहे ने लापरवाही से नन्ही डॉक्टर अमर से पूछा। इन शब्दों पर लिटिल डॉक्टर इमोर्टल ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेरी और चंचलता से कहा, गुरु, मैं आलसी नहीं रहा हूं। मैं पहले ही 6 सितारा डू मास्टर तक पहुंच चुका हूं। अगर मुझे और 10 दिन दिए जाएं तो मैं सीधे 7 सितारा डू मास्टर दायरे में पहुंच सकता हूं। गूहे ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम, छोटी लड़की, मेरी अनुपस्थिति के दौरान आलसी नहीं रही हो। जियाओ जियान ने चायदानी उठाई, गूहे के लिए 1 कप चाय डाली और आज्ञाकारी ढंग से कहा, शिष्य आलसी होने की हिम्मत नहीं करेगा। गूहे ने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से कहा, इस दौरान क्या कोई मुझसे मिलने आया था? इन शब्दों पर जियाओ जियान ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, वरिष्ठ भाई कुछ बार आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही तुम वापस आओ उन्हें सूचित कर देना, उन्हें डू मास्टर दायरे में पहुंचने के कगार पर होना चाहिए। वह बच्चा आखिरकार आगे बढ़ने वाला है। इन शब्दों पर गूहे की आंखों में एक राहत भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी।
इतना आध्यात्मिक द्रव खर्च करने के बाद लियूलिंग के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया था। पिछली बार जब उसने अपने कौशल को आगे बढ़ाया था और लियूलिंग को आध्यात्मिक द्रव प्रदान किया था, तब से 1 महीना बीत चुका था। यदि लियूलिंग सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाता है तो वह उसे पुरस्कृत करना जारी रख सकता है। इस बार कौशल के संचरण से उसे एक ही छलांग में डू-जोंग क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। ये सोचते हुए गुहे के मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। वैसे गुरु 3 दिन पहले संप्रदाय गुरु भी गुरु से मिलने आए थे। संप्रदाय गुरु, उन्हें अब तक आगे बढ़ जाना चाहिए था, है ना? गुहे ने लिटिल डॉक्टर अमर को उलझन में देखा। वह मेरे पास किस लिए आई थी? अध्याय 77 शारीरिक गतिविधि मार्शल कौशल हवा पर चलना। गुहे ने उलझन में जियाओ यी जियान को देखा। वह मुझे खोजने आई थी, लेकिन किस कारण से? ये सुनकर जियाओ यी जियान ने अपना सिर हिलाया। संप्रदाय नेता ने कुछ नहीं कहा, हालांकि उसने आपके लिए एक स्क्रॉल छोड़ा और फिर चली गई। वरिष्ठ बहन नालन के अनुसार संप्रदाय नेता ने फिर से संप्रदाय छोड़ दिया है। ये कहते हुए उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक स्क्रॉल निकाला और उसे गुहे को सौंप दिया। वह फिर से चली गई। क्यों? गुहे ने हैरान होकर जियाओ यी जियान के हाथ से स्क्रॉल ले लिया। यह महिला अभी अभी टूट कर आई थी, तो उसे फिर से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? गुहे की उलझन देखकर जियाओ यी जियान ने समझाया, वरिष्ठ बहन नालन के अनुसार संप्रदाय नेता इस बार अपनी साधना गति को बढ़ाने के लिए कुछ साधना संसाधन खोजने के लिए बाहर गई थी। ऐसा कहा जाता है कि सीनियर सिस्टर नालन से तलाक लेने वाले जियाओ यान ने अपनी प्रतिभा को जगाया है और बेहद असाधारण लगता है। इसने संप्रदाय के नेता को कुछ हद तक असहज कर दिया है। इसलिए अपनी सफलता के ठीक बाद उसने तुरंत संप्रदाय छोड़ दिया। जियाओ यी जियान ने धीरे से समझाया। जैसे जैसे वह बोलती गई उसे अपने दिल में कुछ उलझन महसूस हुई। वह समझ गई कि संप्रदाय के नेता का संप्रदाय छोड़ना कुछ हद तक उससे संबंधित था। अगर उसने नालन यानरान पर इतना दबाव नहीं डाला होता तो शायद चीजें इस तरह नहीं होती। ये सुनकर गुहे थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यान के ठीक होने की खबर इतनी जल्दी क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में फैल जाएगी। फिर उसने अंदर ही अंदर आह भरी। संप्रदाय की नेता युन युन एक सक्षम काम नहीं कर रही थी। अधिकांश समय वह संप्रदाय में भी नहीं थी। उसे एक योग्य संप्रदाय नेता कैसे माना जा सकता है? इसके बाद गुहे की आंखों में जिज्ञासा का एक संकेत दिखा जब उसने अपने हाथ में स्क्रॉल खोला। उच्च स्तरीय गहन रैंक मार्शल कौशल पवन चालन। स्क्रॉल पर नजर डालते हुए गुहे की आंखें चमक उठीं। आश्चर्यजनक रूप से यह एक उच्च स्तरीय गहन रैंक मार्शल कौशल था। गुहे में उच्च स्तरीय गहन रैंक मार्शल कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में शरीर की गति के लिए एक मार्शल कौशल था। जैसा कि सर्वविदित है, समान स्तर के मार्शल कौशलों में शरीर की गति कौशल सबसे कीमती हैं। एक उच्च स्तरीय गहन रैंक बॉडी मूवमेंट मार्शल कौशल का मूल्य लगभग एक साधारण पृथ्वी रैंक मार्शल कौशल के बराबर है। गुहे ने अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस की। अब मुझे बॉडी मूवमेंट मार्शल कौशल की कमी है। अप्रत्याशित रूप से युन युन ने मुझे एक भेजा। क्या यह उसकी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हो सकती है? ... इस समय क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पीछे के पहाड़ के शिखर पर, जहां बादल और धुंध छाए हुए हैं, एक परीलोक जैसा दृश्य बना रहे हैं। चट्टान के किनारे एक उभरी हुई काली चट्टान पर चांद सी सफेद पोशाक पहने एक महिला दोनों हाथों से साधना के लिए मुहरें बना रही थी, बंद आंखों से अभ्यास कर रही थी। प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने के साथ एक आदर्श चक्र बन रहा था। प्रत्येक चक्र के परिवर्तन के दौरान उसके चारों ओर की समृद्ध हवा से ऊर्जा का एक हल्का हरा प्रवाह निकलता था। ऊर्जा का प्रवाह महिला के चारों ओर घूमता रहा, फिर लगातार उसके शरीर में समाहित होता रहा, शोधन और अवशोषण से गुजरता रहा। जब हरी ऊर्जा का आखिरी कतरा उसके शरीर में समाहित हो गया तो नालन यानरान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक हल्का हरा प्रकाश चमक उठा। उसके कंधों से लटकते लंबे काले बाल बिना किसी हवा के एक पल के लिए लहरा उठे। शिक्षक सही कह रहे हैं, यहाँ पीछे के पहाड़ में डूबी हुई वास्तव में बहुत समृद्ध है। इस साधना से लाभ महसूस करते हुए नालन यानरान के होठों पर मुस्कान आ गई। बहन नालन, एल्डर नालन क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में आए हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि आप उनसे मिलें। महिला को अपनी साधना अवस्था से बाहर निकलते देख क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की एक महिला शिष्य जो वहां प्रतीक्षा कर रही थी ने सम्मानपूर्वक बात की। पिताजी, वे यहाँ किस लिए आए हैं? ये सुनकर नालन यानरान ने अपनी नाजुक भौहों को सिकोड़ा, संदेह में अपना सिर हिलाया, सुरुचिपूर्ण ढंग से खड़ी हुई और चट्टान के किनारे पर खड़ी हो गई। आती हुई हवा ने चांद सफेद पोशाक को उसके सुंदर शरीर पर कसकर दबाया, जिससे उसके वक्र उज्ज्वल और आकर्षक हो गए। आलसी निगाहों से वह गहरी और अथाह चट्टान के नीचे झांकती हुई चली गई। नालन यानरान ने चांद सी सफेद पोशाक को हल्के से ब्रश किया, फिर मुड़कर उस जगह से चली गई जहां युन युन ने व्यक्तिगत रूप से अपनी साधना के लिए चुना था।
विशाल और उज्ज्वल हॉल में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थोड़ा उदास रंगत के साथ एक चाय का प्याला पकड़ा, अपना हाथ मेज पर रखा और अधीरता से टेबल टॉप को थपथपाता रहा। नालन सुसु अब बहुत नाराज था क्योंकि उसे व्यवहारिक रूप से उसके पिता नालन जी ने एक छड़ी का उपयोग करके क्लाउड मिस्ट सेक्ट में धकेल दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि साम्राज्य के पश्चिमी भाग में केवल एक वर्ष के लिए सैनिकों का नेतृत्व करने के बाद उसकी दुस्साहसी बेटी ने अपने पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित विवाह समझौते को एक तरफा रद्द करने की हिम्मत की। परिवार के भीतर सभी जानते थे कि नालन जी चेहरे को लेकर बहुत चिंतित थे। नालन यानरान की वर्तमान हरकतें निस्संदेह दूसरों को ये कहने पर मजबूर कर देंगी कि नालन परिवार ने जियाओ परिवार के प्रभाव में गिरावट को देखते हुए उनके साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया और सगाई तोड़ दी। इस तरह की गपशप से नालन जी घर पर हर दिन गुस्से में फट पड़ते थे। अगर ये तथ्य न होता कि वह हिल नहीं सकता था तो शायद वह अपने बूढ़े शरीर को घसीटकर क्लाउड मिस्ट माउंटेन पर चढ़ जाता। सच कहूं तो नालन सुसु ने नालन परिवार और जियाओ परिवार के बीच विवाह का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया। आखिरकार उस समय जियाओ यान लगभग बेकार का पर्याय बन गया था। इसने उसे अपनी बेटी, जो सुंदर और साधना में प्रतिभाशाली दोनों थी, की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करने के लिए बहुत अनिच्छुक बना दिया जिसे बेकार माना जाता था। हालांकि यह अतीत की बात थी। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान जियाओ यान ने न केवल बेकार का लेबल हटा दिया बल्कि एक ऐसी साधना गति भी प्रदर्शित की जो उसके चरम बचपन से लगभग अधिक भयानक थी। इस समय जियाओ यान द्वारा प्रदर्शित क्षमता निस्संदेह नालन सुसु को ध्यान देने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि नालन यानरान की एक तरफा हरकतों ने दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते को एक ठंडे गतिरोध में बदल दिया, जिससे नालन सुसु बेहद शर्मिंदा हो गई। ये लड़की, इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, नालन सुसु उतना ही क्रोधित होता जाता। उसने अचानक अपने हाथ में चाय का प्याला टेबल टॉप पर जोर से पटक दिया, जिससे पूरी टेबल पर चाय फैल गई। बगल में सेवा कर रही नौकरानी चौंक गई और जल्दी से उसे एक नया प्याला रख दिया। पिताजी, जब से आप क्लाउड मिस्ट सेक्ट में आए हैं, आपने यानर को क्यों नहीं बताया? जब नालन सुसु गुस्से में थी तभी अचानक हॉल में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। चांद सफेद पोशाक में एक आकृति पर्दे के पीछे से बाहर आए और उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी जब वह नालन सुसु से मीठी बातें कर रही थी। हन्फ, क्या तुम अब भी मुझे अपने पिता के रूप में पहचानते हो? मुझे लगा था कि क्लाउड सेक्ट लीडर का शिष्य बनने के बाद तुम नालन परिवार क्या है ये भूल जाओगे। अपनी खूबसूरत होती बेटी को देखकर नालन सुसु का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसने ठंडी सांस ली। नालन सु के नाखुश भाव को देखकर नालन यानरान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, बगल में खड़ी नौकरानी की ओर हाथ हिलाया और उसे विदा किया। पिताजी, हमारी आखिरी मुलाकात को 1 साल से ज्यादा हो गया है। आते ही यानर को डांटते हैं। इस बार जब मैं वापस जाऊंगा तो माँ को जरूर बताऊंगा। नौकरानी के जाने के बाद नालन यानरान ने अपनी सुंदर नाक से कुड़ी नालन सु के पास बैठ गई और मुंह बनाया। वापस जाओ? क्या तुम वापस जाने की हिम्मत कर सकती हो? ये सुनकर नालन सु के मुंह पर मुस्कान आ गई। अगर तुम वापस जाने की हिम्मत कर सकती हो तो देखो तुम्हारे दादा तुम्हारी टांगें तोड़ सकते हैं या नहीं। अपनी आंखें घुमाते हुए नालन यानरान, जो नालन सु के शब्दों के पीछे का अर्थ समझती थी, स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह क्या कहना चाह रही थी। तुम्हें मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पता होना चाहिए, है न? चाय का घूंट पीते हुए नालन सु ने उदास भाव से कहा। यह मेरी रद्द हुई सगाई के बारे में है न? नालन यानरान के हरे बालों की लटों से खेलते हुए नालन सु ने सहजता से कहा। नालन यानरान के शांत चेहरे को देखकर नालन सु अचानक हंस पड़ा। उसने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए गुस्से से कहा, शादी तुम्हारे दादाजी ने व्यक्तिगत रूप से तय की थी। तुम्हें इसे रद्द करने की अनुमति किसने दी? वह मेरी शादी थी। मैं आपकी इच्छा के अनुसार किसी से शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने मामलों के बारे में खुद ही निर्णय लूंगी। मुझे परवाह नहीं है कि कौन सहमत है, मुझे बस इतना पता है कि अगर समझौते के अनुसार मैं ही शादी कर रही हूँ, दादा नहीं। इस मामले को उठाते हुए नालन यानरान की अभिव्यक्ति अप्रिय हो गई। एक स्वतंत्र सोच वाली व्यक्ति के रूप में उसे अपने जीवन के बड़े फैसले दूसरों द्वारा तय किए जाने से नापसंद था, भले ही वह व्यक्ति उसका बड़ा हो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम बस यही सोचो कि जियो यान, जिसे कभी बेकार समझा जाता था, तुम्हारे लायक नहीं है ना? लेकिन अब जब उसमें तुम्हारी बराबर की क्षमता है, क्लाउड मिस्ट सेक्ट में तुम्हारी स्थिति के साथ, तुम्हें उसकी ताकत में सुधार के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए थी, है ना? नालन सु ने डांटा। नालन यानरान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उस समय के जिद्दी युवक की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मैंने वास्तव में उसके बारे में कुछ जानकारी सुनी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वाकई बेकार होने का लेबल उतार देगा। ये काफी आश्चर्यजनक है। आश्चर्यचकित? आश्चर्य का एक शब्द ही काफी है। तुम्हारे दादाजी ने बोल दिया है। वह चाहते हैं कि तुम फिर से वुतान शहर जाने का समय निकालो।
सबसे अच्छा होगा अगर तुम माफ़ी मांग सको और तनावपूर्ण रिश्ते को कम कर सको। माफ़ी मांगो। असंभव। ये सुनकर नालन यानरान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे मना कर दिया, ठंडे स्वर में गुनगुनाते हुए, हालांकि जियाओयान अब बेकार नहीं है, मैं नालन यानरान उससे कभी शादी नहीं करूंगी। माफ़ी मांगने की तो बात ही छोड़ो। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम खुद ही चले जाओ। मैं फिर से वुतान शहर नहीं जाऊंगी। तुम्हें मना करने का अधिकार कहाँ से मिला? तुमने ये मुसीबत खड़ी की है और तुम्हें इसे सुझाने के लिए वहां जाना चाहिए। नालन यानरान के सीधे इनकार को देखकर नालन सू अचानक क्रोधित हो गई। मैं नहीं जाऊंगी। ठंडे चेहरे के साथ नालन यानरान ने अपनी बर्फीली सफ़ेद थोड़ी को ऊपर उठाया और उसके गालों पर कीमतीपन का एक स्वाभाविक भाव देखा। भले ही जियोयान के पास अब कुछ क्षमताएं हों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं, नालन यानरान, किसी भी तरह से उससे कमतर हूं? इसके अलावा क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पास अनगिनत गहन साधना तकनीकें हैं, उन्नत मार्शल आर्ट के विशाल संग्रह का तो कहना ही क्या। एल्डर गुहे मुझे गोलियां परिष्कृत करने में भी मदद करते हैं। क्या एक छोटे परिवार के युवा गुरु के पास ये चीज़ें हो सकती हैं? सच कहूं तो उसे उन्नत मार्शल आर्ट की खोज करने के लिए शायद 1 दशक से ज़्यादा समय चाहिए। इस तरह से नीची नज़र से देखे जाने पर नलन यानरान, जो कभी तिरस्कृत कचरे से तुलना किए जाने से घृणा करता था, अचानक एक माँ बिल्ली की तरह महसूस करने लगा जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। उसे यह बताना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से कमतर है जिसे वह कभी नीची नज़र से देखती थी। अपनी बेटी को उपद्रव करते देख नलन सू इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी दाढ़ी उड़ाए और घूरने लगा। वह अचानक खड़ा हो गया, अपनी हथेली उठाए और नलन यानरान को थप्पड़ मारने वाला था। नलन भाई, कृपया गड़बड़ मत करो। नलन सू की हरकतों को देखकर एक सफ़ेद आकृति तेजी से दौड़ी और नलन यानरान के सामने खड़ी हो गई। नलन यानरान, क्या ये सच है कि पिछली बार तुम इस बदमाश के साथ जियाओ के घर गए थे? सामने की आकृति को देखकर नलन सू का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने गुस्से से पूछा। एक अजीब सी मुस्कान के साथ गेये ने असहाय होकर कहा, यह संप्रदाय के नेता का इरादा था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। संप्रदाय नेता क्या कर रहा है? यानरान को ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें करने दे रहा है। अगर जियाओयान वाकई 3 साल बाद यानरान को हरा देता है तो क्या वह वाकई उसकी दासी बन जाएगी? हालांकि संप्रदाय नेता के जिक्र पर नालन सू का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके शब्दों में अभी भी काफ़ी नाराज़गी थी। आखिरकार एक बहुत ही संभावित दामाद को खोना और एक संभावित दुर्जय दुश्मन को पाना किसी को भी बुरे मूड में डाल सकता है। हे भाई नालन, चिंता मत करो। जो हो गया सो हो गया और अब कुछ भी कहना बेकार है। अगर तुम यानरान से माफ़ी भी मांग लोगे तो भी इससे दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते नहीं सुधरेंगे। परेशानी मोल लेने की क्या ज़रूरत है? जहाँ तक 3 साल के समझौते की बात है तो तुम निश्चिंत हो सकते हो। संप्रदाय के गुरु हाल ही में पहाड़ से उतरे हैं और उन्होंने यानरान के लिए औषधीय फॉर्मूले के लिए आखिरी कुछ सामग्री व्यक्तिगत रूप से तैयार की है। जब तक एल्डर गुहे समय आने पर गोली को परिष्कृत करते रहेंगे, तब तक जियाओयान के लिए यानरान की साधना प्रगति को पकड़ना मुश्किल होगा। जब तक यानरान 3 साल के समझौते के दौरान कुछ दया दिखाता है, तब तक उसके दिल में गुस्सा कम हो जाना चाहिए। गेये मुस्कुराया। किस तरह के औषधीय फॉर्मूले का इतना असर होता है? नालन सू ने थोड़ी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यह अभी नहीं कहा जा सकता। औषधीय फॉर्मूला पिछले साल पहाड़ों में एक अभियान के दौरान संप्रदाय के गुरु द्वारा प्राप्त किया गया था। इसे पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ा जाना चाहिए था। जहां तक प्रभावकारिता की बात है तो आपको समय आने पर पता चल जाएगा, गेये ने रहस्यमय तरीके से कहा। ये की और कुछ बताने की अनिच्छा को देखते हुए नालन सू ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। नालन यानरान को देखते हुए, जो अभी भी जीये के पीछे हठपूर्वक खड़ा था, वह केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था और हताशा में अपना पैर पटक सकता था। भूल जाओ, मैं तुमसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अगर तुम हार गए तो किसी और का बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी बन जाओ। यह मत कहना कि तुम्हारा नालन परिवार से कोई संबंध है। मैं इस तरह से अपना सम्मान नहीं खो सकता। ये कहने के बाद नालन सू आक्रोश से भरा हुआ हॉल से बाहर चला गया। दृष्टि रेखा के अंत में अपनी आकृति को गायब होते देखकर जीये ने राहत की सांस ली। नालन यानरान को देखने के लिए मुड़े, जिसके चेहरे पर अभी भी हट था। उसने आह भरी और कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी। जियो परिवार का वह छोटा लड़का वास्तव में ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा। इससे क्या फर्क पड़ता है? 3 साल बाद मैं निश्चित रूप से उसे सम्मानपूर्वक हरा दूंगा। नालन यानरान एक कुर्सी पर बैठे दृढ़ संकल्प के साथ बोल रहे थे। यानरान, क्या तुम्हें सच में 3 साल के समझौते में उसे हराने का भरोसा है? थोड़ी देर झिझकने के बाद गेये ने अचानक पूछा। चाचा गे, तुम भी कैसे सोचते हो कि मैं उस बेकार आदमी जितना अच्छा नहीं हूं? उससे। ये सुनकर नालन यानरान ने तुरंत अपनी नाराजगी व्यक्त की।
एक कड़वी मुस्कान और सिर हिलाते हुए गेये ने आह भरी, हमेशा लगता है कि वह छोटा लड़का कुछ रहस्यमय है। नालन यानरान ने अपने जैद जैसे हाथ से चाय का प्याला पकड़ लिया, उसे थोड़ा सा जकड़ लिया। उसकी नज़र पीली हरी चाय पर टिकी हुई थी और उसने अपने दिल में ठंडी सांस ली। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच में मुझ पर चढ़ सकते हो। अगर मैं जूनियर सिस्टर जियाओ की बराबरी नहीं कर सकती तो ये स्वीकार्य है, लेकिन क्या मैं किसी बेकार आदमी को मुझसे आगे निकलने दूंगी? जियाओ यान, मैं नालन यानरान क्लाउड मिस्ट सेक्ट में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम में क्षमता है तो सहमत होकर आओ। अध्याय 78 डू मास्टर तक पहुंचना। 3 दिन बाद एक आकृति तेजी से आंगन में चली, हवा में उड़ते हुए एक योगिनी जैसी हवा के साथ चलती हुई। गूहे हवा में खड़ा था, शून्य में चल रहा था। उसकी आकृति मायावी थी, दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह बवंडर पर कदम रख रहा हो, बवंडर की शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा हो। हरकतें असाधारण रूप से सुंदर थीं, जैसे अमर लोगों के दायरे से कोई आकृति हो। एक पल के बाद गूहे हवा पर कदम रखते हुए धीरे धीरे मंडप में उतरा। जैसे ही गूहे की आकृति नीचे उतरी, उसके पैरों के नीचे का बवंडर धीरे धीरे खत्म हो गया। इस विंड स्टेपिंग तकनीक में आखिरकार महारत हासिल कर ली गई है। उतरने के बाद गूहे अपनी अभी की गति के बारे में सोचते हुए एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। विंड स्टेपिंग तकनीक वास्तव में एक उन्नत गहन रैंक मार्शल आर्ट के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। विंड स्टेपिंग तकनीक का उपयोग करने के बाद गूहे की गति 5 गुना बढ़ गई। दुर्भाग्य से उसकी डू-क्यू विशेषता हवा नहीं थी, अन्यथा वृद्धि और भी अधिक होती। मंडप में बैठे हुए गूहे ने धीरे से अपने लिए एक कप चाय डाली और एक घूंट में पी ली। ठीक इसी समय आंगन के ऊपर आकाश में एक टूटने की आवाज़ गूंजी। इसके तुरंत बाद एक विशाल आकृति आंगन में उतरी, धूल का एक बादल उठाते हुए। गूहे ने अपनी निगाहें केंद्रित की और आंगन में दिखाई देने वाले विशाल प्राणी को देखा, एक विशाल पक्षी। विशाल पक्षी पूरी तरह से काला था और उसके शरीर पर पंख कंपन करते हुए सोने और लोहे के टकराने की तीखी आवाज़ पैदा कर रहे थे। उसके पंजे लोहे के हुक की तरह थे, जो जमीन को मजबूती से पकड़ रहे थे और धरती में धंसे हुए थे। फिर विशाल पक्षी से एक सफ़ेद आकृति उतरी और वह कोई और नहीं बल्कि जियाओ यी जियान थी। विशाल पक्षी जियाओ यी जियान का पालतू था, आयरन विंग जायंट ईगल। जब गूहे ने सम्राट सर्वोच्च गोली का उपयोग करके क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को तोड़ने के लिए छोड़ा, तो जियो यी जियान के आयरन विंग जायंट ईगल अंडे से पहले ही सफलतापूर्वक बच्चे निकल चुके थे। आयरन विंग जायंट ईगल के अंडे सेने के कुछ दिनों बाद जियो यी जियान उस पर सवार होकर क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के ऊपर से उड़ान भरने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। पहले जियो यी जियान को इसकी आदत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उसे आखिरकार इसकी आदत हो गई और वह हर दिन आयरन विंग जायंट ईगल पर क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के ऊपर से उड़ान भरती थी। कभी कभी वह नालन यानरान को भी आकाश में उड़ान भरने के लिए ले जाती थी। अगर कोई और ऐसा कर रहा होता तो क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के बुजुर्गों को शायद बहुत पहले ही आपत्ति हो जाती। लेकिन जियो यी जियान और नालन यानरान का सामना करते हुए भले ही उनके दिल में शिकायतें थीं, उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक संप्रदाय के गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य था, दूसरा एल्डर गूहे का उच्च शिष्य था। इन दो दुर्जय व्यक्तियों का सामना करते हुए किसी ने भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्य जो हर दिन आकाश में उड़ते बड़े पक्षी को देखते थे, वे भी उसे न देखने का नाटक ही कर सकते थे। नीचे कूदने के बाद जियाओ यी जियान ने आयरन विंग जायंट ईगल की गर्दन पर पंखों को छुआ। फिर उसे दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली देने के बाद वह मुड़ी और मंडप की ओर चल दी। छोटा आयरन, अकेले पीछे के पहाड़ पर जाकर खेलो और शरारती मत बनो। चीख। गोली निगलने के बाद आयरन विंग जायंट ईगल ने एक चीख निकाली, अपने पंख फड़फड़ाए, आंगन से बाहर निकला और क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के पीछे के पहाड़ की ओर चल पड़ा। मंडप में गूहे ने जियाओ यी जियान को आयरन विंग जायंट ईगल का नाम पुकारते हुए सुना और वह मंद मंद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब उसने लापरवाही से इसका उल्लेख किया तो जियाओ यी जियान वास्तव में आयरन विंग जायंट ईगल के लिए छोटा आयरन नाम लेगा। ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों ने जियाओ यी जियान के दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। हालांकि गूहे को यह नहीं पता था कि जियाओ यी जियान ने ध्यान से विचार करके इस नाम का उपयोग करने का फैसला किया था। आखिरकार नालान सीनियर सिस्टर ने आयरन विंग जायंट ईगल को जो पहला नाम दिया था वह भी लिटिल आयरन था। अब शिक्षक ने अप्रत्याशित रूप से ये 2 शब्द कहे। बहुमत के नियम को ध्यान में रखते हुए जियाओ यी जियान ने असहाय होकर इस नाम को अपना लिया। शिक्षक, क्या आज सीनियर भाई विशेष प्रशिक्षण के लिए नहीं आए हैं? जियाओ यी जियान मंडप में पहुंची, बैठ गई, अपने लिए एक कप चाय डाली और लापरवाही से पूछा। वह जल्द ही आ जाएगा, गूहे ने जवाब दिया। अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ उसने एक आकृति को आंगन की ओर आते हुए महसूस किया था।
वास्तव में एक पल के बाद आंगन के प्रवेश द्वार पर लियूलिंग की आकृति दिखाई दी। शिक्षक, मैं विशेष प्रशिक्षण के लिए यहाँ हूँ, लियूलिंग ने गुहे के पास पहुँचते ही कहा। ये सुनकर गुहे ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक बड़ा लकड़ी का बैरल लियूलिंग के सामने आ गया। फिर लियूलिंग ने कुशलता से बैरल में पानी भरा और उसमें छलांग लगा दी। गुहे ने मेज पर कई जेड बोतलें रखीं और बगल में बैठे जियाओ यी जियान से कहा, जाओ अपने बड़े भाई के लिए कुछ सामग्री डालो। जियाओ यी जियान ने आज्ञाकारी ढंग से शब्दों पर सिर हिलाया और मेज पर छठी कक्षा का ब्लड सर्कुलेशन पाउडर पकड़े हुए लकड़ी के बैरल की ओर चल दिया। तड़के की इस अवधि के बाद लियूलिंग अब एक बार में छठी कक्षा के ब्लड सर्कुलेशन पाउडर के तड़के को झेल सकता था। जियाओ यी जियान ने छठी कक्षा के ब्लड सर्कुलेशन पाउडर को लकड़ी के बैरल में डाला। कुछ ही देर बाद आंगन में लियूलिंग की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। लियूलिंग की चीखें सुनकर और उसके शरीर पर सड़ती त्वचा को देखकर जियाओ यी जियान को थोड़ा डर लगा। उसने गुहे की ओर देखा, कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस करते हुए। सौभाग्य से शिक्षक ने उसे हल्की प्रभावकारिता वाली अस्थि चिकित्सा पाउडर दी। अगर यह वरिष्ठ भाई की तरह होता तो उसे नहीं पता था कि वह इसे सहन कर सकती है या नहीं। वास्तव में शिक्षक उसके लिए सबसे अच्छा था। ये सोचकर जियो यी जियान को अपने दिल में मिठास महसूस हुई। शिक्षक, मैं अब वापस साधना करने जाऊंगा। कुछ देर तक भूतिया चीखें और भेड़िए की चीखें सुनने के बाद जियो यी जियान इसे और सहन नहीं कर सका और गुहे से कहा, जाओ, अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो तुम्हारा वरिष्ठ भाई आज डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते तो तुम अपने वरिष्ठ भाई द्वारा पकड़े जा सकते हो। गुहे ने अपनी आंखें मूंद लीं और जियो यी जियान की बातें सुनकर वह धीरे से बोला, वरिष्ठ भाई प्रवेश करने वाला है। ये सुनकर जियो यी जियान थोड़ा स्तब्ध रह गया। इन दिनों सीनियर भाई कह रहे हैं कि वे सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अप्रत्याशित रूप से आज आखिरकार वह दिन आ ही गया। हालांकि थोड़ा आश्चर्यचकित होने के बावजूद जियाओ यी जियान खुद पर पूरा भरोसा रखती थी। अब वह पहले ही 6 सितारा डू मास्टर के शिखर पर पहुंच चुकी है। जब वह अपने कमरे में लौटती है और एक और दूसरी श्रेणी की जड़ी बूटी लेती है तो उसका अनुमान है कि वह आसानी से 7 सितारा डू मास्टर तक पहुंच सकती है। भले ही सीनियर भाई डू मास्टर तक पहुंच जाए, लेकिन वह उससे 7 लोग ऊपर है। हालांकि चूंकि शिक्षक ने ऐसा कहा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से हिम्मत नहीं हारी और आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया, गुरु, शिष्य साधना में अपने प्रयासों को दोगुना कर देगा। ऐसा कहने के बाद वह धीरे धीरे मंडप से बाहर निकली और अपने कमरे में लौट आई। अंत में गुहे ने लकड़ी के बैरल में लियूलिंग पर अपनी नज़र डाली। वह महसूस कर सकता था कि इस समय लियूलिंग की आभा में थोड़ा उतार चढ़ाव था। हालांकि बहुत सूक्ष्म, गुहे ने अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ इसे तीव्रता से महसूस किया। इस दर पर लियूलिंग ने लकड़ी के बैरल में ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह एक सफलता हासिल करने वाला था। ये सोचते हुए गुहे चुपचाप मंडप में प्रतीक्षा कर रहा था, कभी कभी लियूलिंग की ओर देखते हुए अपनी सफलता की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके तुरंत बाद 2 घंटे बाद लकड़ी के बैरल में बैठे लियूलिंग ने अब रोने की आवाज़ नहीं की, बल्कि बैरल में क्रॉस लेग करके बैठ गया, डू मास्टर दायरे की बाधा को तोड़ते हुए। धमाका! एक पल के बाद एक दबी हुई आवाज़ के साथ लियूलिंग की आभा अचानक बढ़ गई, जिससे डू मास्टर दायरे की आभा निकल रही थी। अध्याय 79 तकनीकें फिर से आगे बढ़ाना। सफलता के क्षण में लियूलिंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उनमें उत्साह चमक रहा था। शिक्षक, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। अगले ही पल लियूलिंग उछल पड़ा, सीधे लकड़ी के बैरल से बाहर कूद गया। हिस! आह! बैरल से बाहर कूदने के बाद लियूलिंग ने कुछ कदम भी नहीं उठाए थे कि उसे अपने पूरे शरीर में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। चौंक कर वह दर्द से चीखने से खुद को रोक नहीं सका। फिर लियूलिंग ने अपना सिर नीचे किया और अपनी निराशा में पाया कि वह रक्त परिसंचरण की गोली में भिगोने के कारण त्वचा के अल्सर के बारे में भूल गया था। यह महसूस करते हुए लियूलिंग तुरंत पलटा, अपने दांत पीसते हुए और लकड़ी के बैरल में वापस कूद गया। शिक्षक, बैरल के अंदर लियूलिंग ने अपना चेहरा चाटा और गुहे को देखा। गुहे, जितना अधिक वह इस शिष्य को देखता उतना ही वह मूर्ख लगता। इसके बाद गुहे कुछ असहाय होकर चला गया और लाखों स्वर्ण सिक्कों की कीमत वाली बैंगनी जेड स्पिरिट लिक्विड की एक बोतल बैरल में डाल दी। हिस! आरामदायक! जैसे ही बैंगनी जेड स्पिरिट लिक्विड ने असर दिखाया, लियूलिंग के पूरे शरीर में एक ठंडी सनसनी फैल गई और वह खुद को रोक नहीं सका और एक बहुत ही सुखद कराह निकल गई। जल्द ही बैंगनी जेड स्पिरिट लिक्विड के पोषण के तहत लियूलिंग के शरीर की सड़ी हुई त्वचा धीरे धीरे सामान्य हो गई। 1 घंटे बाद लियूलिंग बैरल से बाहर निकला, खड़ा हुआ, पंखा जलता रहा और आलस से खींचा। खींचने पर उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज़ गूंजी। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने भीतर अपार ऊर्जा को महसूस करते हुए लियूलिंग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे।
वह जल्दी से गूहे के पास गया और देखा कि उसका चाय का प्याला खाली था। उसने ध्यान से उसमें चाय भर ली। पिछली बार गुरु द्वारा किए गए वादे के बारे में सोचते हुए कि डू मास्टर क्षेत्र को तोड़ने से 3 पुरस्कार मिलेंगे, लियूलिंग को अचानक उत्साह महसूस हुआ। फिर उसने अपना चेहरा चाटा और याद दिलाया, गुरु, आपका शिष्य डू मास्टर क्षेत्र को तोड़कर आगे निकल गया है। गूहे ने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया, लियूलिंग की ओर देखा और लापरवाही से कहा, इतने सारे संसाधनों का उपभोग करने के बाद एक सुअर भी आगे निकल जाएगा। ओह! इन शब्दों पर लियूलिंग के चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। इस दौरान उसने जो आध्यात्मिक तरल पदार्थ पिया, उसके मूल्य के बारे में सोचते हुए लियूलिंग भी चकित था। अगर वह हर दिन साधना के लिए आध्यात्मिक तरल पदार्थ में खुद को विसर्जित नहीं करता, तो उसे डू मास्टर क्षेत्र को तोड़ने में कम से कम कई महीने लग जाते। ये सोचकर लियूलिंग को थोड़ा अजीब लगा और उसे फिर से पुरस्कारों का विषय उठाना मुश्किल लगा। ठीक है, अब जब तुम डू मास्टर के दायरे में पहुंच गए हो, तो मैं उसकी बात से पीछे नहीं हटूंगा। लियूलिंग की खामोश शर्मिंदगी को देखकर गूहे ने अपने शिष्य की अजीबता को समझते हुए चिढ़ाना बंद कर दिया और सीधे कहा, आओ और अपने गुरु के सामने बैठो। इन शब्दों पर लियूलिंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत उसके चेहरे पर उत्साह दिखा और उसने कहा, हाँ गुरु। फिर वह आज्ञाकारी रूप से गूहे के पास आया, बैठ गया और एक उम्मीद भरी अभिव्यक्ति दिखाए। उम्मीद है कि इस बार तुम थोड़ी देर और टिक पाओगे, बच्चे, गूहे ने हल्के से कहा। वह धीरे से खड़ा हुआ और लियूलिंग के पीछे चला गया, अपनी हथेलियां लियूलिंग की पीठ पर रख दीं। ये सुनकर लियूलिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने चुपचाप इस बार और अधिक समय तक टिकने और अपने शिक्षक की प्रशंसा अर्जित करने की कसम खाई। ध्यान केंद्रित करो और अपनी सांस को स्थिर करो। गूहे ने बोलना समाप्त किया और एक विचार के साथ स्वर्गीय आसव तकनीक को सक्रिय किया। मोटी लड़ाई की भावना तुरंत लियूलिंग के शरीर में हथेलियों के माध्यम से प्रवाहित हुई। अपने शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति के प्रवेश को महसूस करते हुए लियूलिंग का दिल कांप उठा। लापरवाही करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही मजबूत और हिंसक शक्ति उसके शरीर में घुसी, लियूलिंग ने तुरंत अपने मेरिडियन में विस्तार और दरार की सनसनी महसूस की। लियूलिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से इस शक्ति को अपने शरीर के भीतर लड़ाई की भावना के भंवर की ओर निर्देशित किया। जल्द ही लियूलिंग के चारों ओर की आभा धीरे धीरे बदलने लगी। गूहे द्वारा ऊर्जा हस्तांतरण शुरू करने के 20 सांसों से भी कम समय में लियूलिंग के शरीर के अंदर एक दबी हुई आवाज आई, दूसरे दर्जे के डू मास्टर। एक पल में लियूलिंग आसानी से दूसरे दर्जे के डू मास्टर के स्तर तक पहुंच गया। लेकिन ये यहीं नहीं रुका। गूहे ने ऊर्जा हस्तांतरण जारी रखा। लगभग 30 सांसों के बाद लियूलिंग की आभा में एक और बदलाव हुआ। तीसरे दर्जे के डू मास्टर। इस समय लियूलिंग ने अपने शरीर के अंदर झुनझुनी सनसनी महसूस की। हालांकि शिक्षक के पहले के शब्दों को याद करते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ता से आगे बढ़ता रहा। 1 दर्जन सांसों के बाद लियूलिंग की आभा में एक और बदलाव आया। चौथे दर्जे के डू मास्टर। सिर्फ 100 सांसों में लियूलिंग ने लगातार 3 क्षेत्रों को तोड़ दिया, पहले दर्जे के डू मास्टर से चौथे दर्जे के डू मास्टर तक। इस बिंदु पर लियूलिंग लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था। उसने एक दृढ़ निर्णय लिया, पागलपन की हद तक। अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए बैंगनी सूर्य तकनीक को सक्रिय किया। 1 और दर्जन सांसों के बाद लियूलिंग को लगा कि उसकी मेरिडियन फटने वाली है और उसका चेहरा अचानक बदल गया। गुरु, कृपया रुकें, शिष्य अब और नहीं रुक सकता। लियूलिंग के दर्दनाक शब्दों को सुनकर गूहे का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से प्रक्रिया को रोक दिया। अगले ही पल उसके दिमाग में एक अधिसूचना ध्वनि गूंज उठी। डिंग ने पाया कि मेजबान ने वरिष्ठ शिष्य लियूलिंग को 1 दिन की साधना प्रदान की। मेजबान को बधाई कि उसने 10,000 गुना प्रतिफल प्राप्त किया, 27 साल की साधना प्राप्त की। 9 सितारा डू सम्राट के शिखर के बराबर 27 साल की साधना प्रणाली स्थान में जमा हो गई है। कृपया इसे जांचें, होस्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गूहे का दिल धड़क उठा। इस बार ये वास्तव में 10,000 गुना रिटर्न था। पूरे 27 साल की साधना। गूहे के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, जिससे एक संतुष्ट भाव प्रकट हो रहा था। इन 27 वर्षों की साधना के साथ उसे एक ही बार में डू सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने और सफलतापूर्वक डू जोंग क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। फिर उसने लियूलिंग को देखा, जो अभी भी अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करने में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव था। इस बच्चे ने आखिरी दौर में बलपूर्वक सहन किया, कुछ हद तक हिम्मत दिखाए। हालांकि इस बार लियूलिंग ने केवल 1 दिन की साधना सहन की, लेकिन गूहे बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं था। इस अवधि के दौरान उसके शरीर में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक तरल के साथ लियूलिंग की शारीरिक शक्ति वास्तव में बहुत बढ़ गई थी। लेकिन मत भूलना, गूहे की साधना भी बढ़ रहा था। इसके अलावा गूहे की साधना वृद्धि की दर लियूलिंग की शारीरिक शक्ति में वृद्धि से अधिक थी।
जैसे जैसे साधना बढ़ती गई, शरीर के भीतर लड़ने की भावना स्वाभाविक रूप से अधिक प्रचुर होती गई, और एक दिन की साधना द्वारा दर्शाई गई मात्रा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई। इसलिए आधे दिन की साधना से पूरे दिन तक बढ़ने की लियू लिंग की क्षमता पहले से ही सराहनीय थी। आखिरकार एक दिन में 9 सितारा डू सम्राट की साधना बेहद भयानक थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण डू मास्टर सहन कर सके। अगर इस दौरान लियू लिंग हर दिन रक्त परिसंचरण की गोली में खुद को डुबोए नहीं होते, गुहे ने अनुमान लगाया कि वह आधे दिन की साधना भी सहन नहीं कर पाएगा और उसकी मेरिडियन फट गई होगी। फिर गुहे का मन सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। 27 साल की साधना प्रकाश क्षेत्र की जांच की और फिर सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। डू पूर्वजों के क्षेत्र में घुसने से बहुत सनसनी फैल गई। गुहे ने पिछली बार की तरह ही यूनलान संप्रदाय को छोड़ने और आगे बढ़ने के लिए एक शांत जगह खोजने की योजना बनाई। लियू लिंग को अभी भी बेहोश देखकर गुहे को जल्दी नहीं थी। वह मंडप में आया, बैठ गया, अपने लिए एक कप चाय बनाई और चुपचाप लियू लिंग के जागने का इंतजार करने लगा। अध्याय 80 सिंदूरी पक्षी सील। धमाका। गुहे के मंडप में आधे घंटे तक बैठे रहने के ठीक बाद लियू लिंग के शरीर के भीतर से एक और दबी हुई आवाज गूंजी। उसका आभामंडल अचानक बढ़ गया और उसकी साधना सीधे 5 सितारा डू मास्टर तक पहुंच गई। इस क्षण लियू लिंग ने आखिरकार अपने शरीर के भीतर की सारी मोटी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उसकी साधना पूरी तरह से स्थिर हो गई। एक पल के बाद लियू लिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मंडप में बैठे गुहे को देखकर लियू लिंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। एहसास के एक पल के बाद उसने तुरंत अपनी साधना की जांच की। 5 सितारा डू मास्टर। अगले ही पल लियू लिंग के चेहरे पर एक अत्यधिक उत्साह दिखाई दिया। अपने शरीर के भीतर शक्तिशाली बल को महसूस करते हुए लियू लिंग रोमांचित हो गया। काश वह खुशी में नाच पाता। इतने कम समय में वह वास्तव में 1 सितारा डू मास्टर से 5 सितारा डू मास्टर बन गया था। ये तो बिल्कुल पागलपन था। उसे सौभाग्यशाली लगा कि वह अंतिम दौर में थोड़ा और टिक पाया, अन्यथा वह 5 सितारा डू मास्टर तक नहीं पहुंच पाता। फिर उसने इस अवधि के दौरान अपने द्वारा प्राप्त विशेष प्रशिक्षण के बारे में सोचा। यदि यह गहन प्रशिक्षण नहीं होता जिसने उसकी शारीरिक शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया होता, तो वह शायद अभी शक्ति संचरण के पहले दौर तक नहीं टिक पाता। ये सोचते हुए लियू लिंग को अचानक लगा कि इस दौरान उसने जो कष्ट सहे वे व्यर्थ नहीं थे। जाग गए। इस समय गुहे ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और लियू लिंग की ओर देखा। गुहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग तुरंत मुस्कुराते हुए उसके पास गया। जाग गए गुरु? गुहे ने पूछा। साधना में उछाल आने पर कैसा लगता है? लियू लिंग के चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया और उसने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। गुहे ने स्वाभाविक रूप से लियू लिंग के दिल में उत्साह को समझ लिया। आखिरकार उसे अक्सर खुद में अचानक ताकत बढ़ने का एहसास होता था। अब तुम्हें पता है कि विशेष प्रशिक्षण से तुम्हें क्या लाभ हुआ है? गुहे ने हल्के से कहा। हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के लियू लिंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, गुरु, मुझे लगता है कि हम भविष्य में विशेष प्रशिक्षण को और तेज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कल के विशेष प्रशिक्षण के लिए हम रक्त प्रज्वलन पाउडर की कुछ और बोतलें जोड़ सकते हैं। शिष्य दर्द से नहीं डरता। मिठास का स्वाद चखने के बाद लियू लिंग ने तुरंत गुहे को प्रशिक्षण में रक्त प्रज्वलन पाउडर की खुराक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। यह अच्छा है कि तुम दर्द से नहीं डरते। ये सुनकर गुहे के होठों पर एक चंचल मुस्कुराहट दिखाई दी। निश्चिंत रहो, तुम आगामी प्रशिक्षण में निराश नहीं होगे। गुहे के चेहरे पर मुस्कान देखकर किसी कारण से लियू लिंग को अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसे अचानक एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। गुरुजी, कल 2 या 3 बोतलें और डाल दीजिए, बहुत ज्यादा डालना थोड़ा बेकार है। आखिरकार ब्लड इग्निशन पाउडर एक चौथी श्रेणी का आध्यात्मिक तरल है, सस्ता नहीं है, लियू लिंग ने कुछ अजीब तरीके से कहा। ठीक है, तुम आखिरकार अपने शिक्षक के लिए पैसे बचाना जानते हो, गुहे ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए लियू लिंग के कंधे पर थपथपाया। लेकिन चिंता मत करो, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मेरे पास घर पर बहुत सारा पैसा है। ये पैसा कुछ भी नहीं है, जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो। 220 मिलियन सोने के सिक्के। भले ही लियू लिंग ने मौत तक प्रशिक्षण लिया हो, वह शायद इसे पूरा खर्च नहीं कर पाएगा। गुहे के प्रशंसा भरे शब्द सुनकर लियू लिंग प्रसन्न हुआ। गुरुजी, आप जानते हैं, मुझे कभी भी बर्बाद करना पसंद नहीं है। जेड बोतल में आध्यात्मिक तरल की हर बूंद मैं उसे चाटकर साफ कर देता हूँ। गुहे रुका, फिर लियू लिंग को सकारात्मक रूप से देखा। इसे चाटकर साफ करो, मैं तुम्हारे बारे में आशावादी हूँ। गुहे की प्रशंसा सुनकर लियू लिंग को खुशी हुई। ऐसा लगता है कि शिक्षक मेरी मितव्ययिता की सराहना करते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में इसे और भी साफ चाटना होगा। ठीक है, घुटने टेकते रहो, मैं तुम्हें दूसरा इनाम दूंगा, गुहे ने कुछ देर बात करने के बाद अचानक कहा। ठीक है गुरु। ये सुनकर लियू लिंग का दिल कांप उठा।
बिना किसी हिचकिचाहट के वह गूहे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। गूहे धीरे से खड़ा हुआ और अपनी हथेली लियू लिंग के त्यानलिंग एक्यूपॉइंट पर रख दी। फिर एक विचार के साथ उसने संचरण तकनीक का प्रदर्शन किया। गहन रैंक उन्नत दूर तकनीक फ्लेम पाम की साधना विधि और साधना के दौरान अपनी अंतर्दृष्टि लियू लिंग को प्रदान की। एक पल में लियू लिंग ने महसूस किया कि जानकारी का एक उछाल सीधे उसके दिमाग में प्रवेश कर रहा है, फिर विस्फोटक रूप से फैल रहा है। ये सब महसूस करते हुए लियू लिंग की अभिव्यक्ति सख्त हो गई। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से अपने दिमाग को केंद्रित किया और अपने दिमाग में जानकारी को अवशोषित किया। एक पल के बाद गूहे ने साधना विधि और फ्लेम पाम की खेती के बारे में अपने दिमाग में सभी अंतर्दृष्टि को एक बार लियू लिंग को प्रेषित किया। फिर से ये सब पूरा करने के बाद उसने धीरे से अपनी हथेली वापस खींच ली। उसी समय उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। डिंग, मेज़बान ने शिष्य लियू लिंग को प्रोफाउंड रैंक एडवांस्ड डू तकनीक फ्लेम पाम प्रदान किया है। मेज़बान को 10 गुना रिटर्न ट्रिगर करने अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक वर्मिलियन बर्ड सील प्राप्त करने के लिए बधाई। अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक वर्मिलियन बर्ड सील सिस्टम स्पेस में भेज दी गई है। कृपया इसे जांचें, मेज़बान। अपने दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट बजने के साथ गूहे थोड़ा स्तब्ध था और उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। 10 गुना रिटर्न, एक अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक वर्मिलियन बर्ड सील। अप्रत्याशित रूप से प्रोफाउंड रैंक एडवांस्ड डू तकनीक के 10 गुना रिटर्न के बाद उसने वास्तव में एक अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक प्राप्त की। उसने लियू लिंग पर नज़र डाली, जो अपने दिमाग में जानकारी को अवशोषित करने में डूबा हुआ था। गूहे का दिमाग चला गया और वह तुरंत सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। फिर गूहे ने सिस्टम स्पेस में एक ज्वलंत लाल प्रकाश क्षेत्र को लटका हुआ देखा। क्या यह अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक वर्मिलियन बर्ड सील है? शून्य में लटके ज्वलंत लाल प्रकाश क्षेत्र को देखते हुए गूहे की आंखों में उत्साह दिखा। उसके बाद उसने अपने मन में सिस्टम को पुकारा, सिस्टम वर्मिलियन बर्ड सील निकालना शुरू करो। अगले ही पल शून्य में तैरता ज्वलंत लाल प्रकाश क्षेत्र एक चमकदार लाल प्रकाश में बदल गया, गूहे की ओर बढ़ा और फिर उसके दिमाग में प्रवेश कर गया। धमाका! गूहे के दिमाग में एक गहन और रहस्यमय जानकारी उमड़ पड़ी। एक चक्कर जैसा कि ब्रह्मांड घूम रहा था और आगे बढ़ रहा था, उसने उसे अभिभूत कर दिया, लेकिन सौभाग्य से गूहे कुछ हद तक इस भावना के आदी हो गए थे। अगले ही पल गूहे के दिमाग में अचानक एक अंतहीन तारों वाला आकाश दिखाई दिया। इस प्राचीन तारों वाले आकाश में अनगिनत चमकीले तारे पागलपन से टिमटिमा रहे थे। ये तारे किसी शक्ति द्वारा खींचे जा रहे थे, लगातार बदल रहे थे। गूहे ने इस दृश्य को मुग्ध भाव से देखा। ये हमेशा बदलती रहने वाली तारों की रोशनी अंततः चमकदार रूनों में बदल गई, जो चमकते हुए चमकते थे। गूहे की आंखों के प्रतिबिंब में उसने समझा कि यह वर्मिलियन बर्ड सील की साधना पद्धति थी। गूहे ने इन रूनों को संघनित करने की विधि और इस दाव में होने वाले परिवर्तनों को दृढ़ता से याद कर लिया। अस्पष्ट रूप से गूहे के मन में एक तरह का ज्ञान उतर आया। रोना! इस समय तारों वाले आकाश से अचानक एक बहुत तेज फीनिक्स की चीख गूंजी। इस विशाल तारों वाले आकाश में चमकती हुई तारों की रोशनी उन रूनों की ओर इकट्ठी होती हुई प्रतीत हुई और शून्य में उतार चढ़ाव होने लगा। वहां एक राजसी और प्राचीन आभा, जो अमरता की भावना को लेकर तारों वाले आकाश में उठी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा अचानक अत्यंत हिंसक हो गई। अंत में एक तेज फुफकार के साथ एक धधकती आग प्रज्वलित हुई, जो एक ज्वाला में बदल गई और अंतहीन आकाशीय अग्नि के भीतर बाहर निकल गई। अंदर एक विशाल छाया अपने विशाल शरीर को सुंदर ढंग से फैला रही थी, जो असीम आकाशीय अग्नि में पुनर्जन्म ले रही थी।